सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सब सही है। ये वाला रखते मोटर से। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। मीन्स क्या होता है? बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? बायोस माने होता है लाइफ फॉर्म, और लोगस माने होता है स्टडी करना। बायोस माने लाइफ फॉर्म और लोगस माने होता था स्टडी करना। तो बायोलॉजी में हम लोग लाइफ फॉर्म अर्थात जीवों को पढ़ते हैं, नहीं सिर्फ और सिर्फ लाइफ फॉर्म को पढ़ते हैं कि उनकी एक्टिविटीज को अर्थात फिजियोलॉजी को भी पढ़ते हैं। ध्यान करो, जैसे साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ सेल का अध्ययन किया जाए तब तो साइकोलॉजी है, और साथ में मेटाबॉलिज्म का भी अध्ययन किया जाए, डिफाइनिंग फीचर, और विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफाइनिंग फीचर का भी अध्ययन किया जाए तो फिर वो सेल बायोलॉजी शब्द कहलाने लगता है। सिर्फ सेल ऑर्गेनेल का अर्थात सेल का अध्ययन किया जाए तो साइटोलॉजी, और सेल साइटोलॉजी along with मेटाबॉलिज्म तो फिर सेल बायोलॉजी बन जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप ही जीवन बनता है, बायोस बनती है। तो बायोलॉजी में दोनों चीजें हैं, कितने एनिमल प्लांट बैक्टीरिया हैं अर्थात कितने प्रकार के लाइफ फॉर्म है, इसका तो अध्ययन करते हैं। साथ साथ हम लिविंग बीइंग्स के प्रोसेसेस का भी, बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी अध्ययन करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग का अध्ययन नहीं करते, उनकी फिजियोलॉजी, एनिमल प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं। क्या फायदा मिलता है बायोलॉजी पढ़ने से? एक तो हमने तुमसे कहा था कि अगर हमको चलो पूरी फेरा का अध्ययन ज्ञान हो जाए, सीलेंट्रेटा का ज्ञान हो जाए, प्लेटीहेल्मिन्थीज टीनोफोरा छोड़ दें, क्या ज्ञान हो जाए, करते 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 मान लो हमको कार्डेटा का भी ज्ञान हो गया, और कार्डेटा में भी अगर हमको ज्ञान हो जाए, मान लो मछली का, फिर एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का ज्ञान हो जाए, तो हम तुम्हें बताएंगे हमको आपस में कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में और कार्डेट्स में क्या रिलेशन है, रेप्टाइल्स का एम्फीबियंस या बर्ड से क्या रिलेशन है। बायोलॉजिकल स्टडी करने से, सिस्टमेटिक नॉलेज से, सिस्टमेटिक ज्ञान से हमको सारे जीवों के बीच वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रिलेशन पता चल जाता है कि बनमानुष से हमारा क्या रिश्ता है, बंदर से हमारा क्या रिश्ता है, बोलो, मेढक से हमारा क्या रिश्ता है, मछली से क्या रिश्ता है। तो जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो क्या करता है, सभी जीवों के बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा देता है। क्या कराता है? हमारे तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है, अर्थात सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किस तरह का ज्ञान हो जाता है, दोनों प्रकार का ज्ञान हो जाता है सिस्टमेटिक स्टडी से, सिस्टमेटिक्स के अध्ययन से ना। बोलो, चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। पहली हेडिंग थी बायोडायवर्सिटी। क्या होता है, क्या होता है, बोलो, बायोडायवर्सिटी मींस क्या होता है? बस दो शब्द ऐसे बोलते चले। अच्छा तुम ही बताओ, हम कुछ नहीं बताएंगे। बोलो पहला पॉइंट, अभी तक कितनी जीवों की जातियां खोजी जा चुकी हैं? 1.7 से, चलो तुम ही बताओगे, 1.7 से 1.8 बिलियन। क्या लगा कि जितनी पृथ्वी पर लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल प्लांट बैक्टीरिया एल्गी फंजाई हैं, सबके बारे में तुम डिस्क्राइब कर चुके, सबके बारे में तुम्हें ज्ञान हो गया, न जाने कितनी अभी भी खुजनी बाकी हो। स्टिल मारकर मत, यही हमें इसलिए इस बोर्ड पढ़ाते हैं, हमको नाटक बहुत लगता है इसमें। इतने अभी स्पीसीज हो सकता है अननोन बची हो ना। अच्छा, लेकिन बात है कि बायोडायवर्सिटी किसको कहते हैं, बताओ भाई। तो तुम भी जानते हो, नंबर एंड, बोलो, टाइप ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर टोटल कितनी प्रकार की जातियां हैं, कितनी जातियां हैं, सभी को मिला के जीवों की विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी कहलाती है। 17 से 18 लाख तो हम लोग जान चुके, उनके बारे में नोन हो चुकी, वो डिस्क्राइब कर चुके उनके बारे में, लेकिन टोटल पता नहीं कितनी अभी जातियां अननोन भी बची हो। तो पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं, कितने प्रकार की जातियां हैं, सभी को मिला के क्या कह देते हैं, बायोडायवर्सिटी। कितनी हम लोग जान चुके, 17 से 18 लाख। तुम्हें क्या लगता है इतनी जातियां पढ़ पाना आसान? कहा था कि हम एक एक के बारे में पढ़े, तो सबके बारे में पढ़ना कठिन है, तो सोचा कि क्यों ना इनको ग्रुप के में रख लिया जाए, और ग्रुप के एक मेंबर का ज्ञान हो जाएगा, लगभग लगभग ग्रुप के सारे मेंबर का आइडिया लग जाएगा ना। किसी भी चीज को ग्रुप में बांटना क्या कहलाता है, जरा बताना तो, क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। क्या कहलाता है? लेकिन कभी कभी तो तुमने शब्द सुना होगा, ये टैक्सोनॉमी। फिर ये क्या है? कुछ नया नहीं है, टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं।
ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है। हाँ, अलग बात है कि जब हम लिविंग बीइंग्स को ग्रुप में बांटते हैं, अर्थात बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक टर्म होता है ये। कौन सा होता है? क्लासिफिकेशन माने क्या होता है? वर्गीकरण। किसी भी चीज को कैटेगरी में बांटना, ग्रुप में बांटना ही क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो घर में हमने जो कपड़े लेते हैं उनका भी कर देते हैं, किचन में बर्तनों का भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन तो किसी भी चीज के किया जा सकता है, लेकिन लिविंग बीइंग्स को ग्रुप में जब बांटा जाता है तो उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक टर्म होता है क्या? टैक्सोनॉमी। और जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि टैक्सोनॉमी के तमाम बेसिक स्टेप होते हैं। पहला बेसिक स्टेप क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है? अच्छा, तो फिर दूसरा बताओ क्या होता है? पहचानना अर्थात आइडेंटिफिकेशन। तीसरा बताओ क्या होता है? क्लासिफिकेशन। याद रखना थोड़ा सा उल्टा है। और चौथा है नॉमेनक्लेचर। क्या है? नॉमेनक्लेचर। चौथा होता है नॉमेनक्लेचर ना, नॉमेनक्लेचर। ये चार बेसिक स्टेप होते थे किसके? क्लासिफिकेशन के, टैक्सोनॉमी के। कौन कौन से चार होते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन। नंबर 2 नंबर 3 वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और नंबर 4 नॉमेनक्लेचर ना। तो इस तरह से हमने कहा था क्लासिफिकेशन हो गया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक नेम हो गया, और इस टैक्सोनॉमी कहते हैं जिसको, और इसके 4 बेसिक स्टेप है। लेकिन हमने तुम्हें बताया था कि एक मिलता जुलता शब्द और भी होता है जिसको कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। क्या कहते हैं? कुछ भी नया नहीं था सिस्टेमैटिक्स में। सिस्टेमैटिक्स मानने भी होता था पुराने जमाने में क्या? सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों को व्यवस्थित करना ही सिस्टेमैटिक्स कहलाता था। और पहली बार सिस्टेमैटिक्स टर्म इस्तेमाल किया था किसने? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ने, कैरोलस। उन्होंने अपनी किताब का ही नाम रख दिया था क्या? सिस्टेमा नेचुरी। किस भाषा का शब्द था ये? लैटिन भाषा का। किसका था? तो लैटिन भाषा में जो शब्द सिस्टेमा था उसका मतलब ही होता था सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो शुरू में सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ही माना जाता था, मतलब एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ही था। बाद में इसका दायरा बनाया गया और इसमें भी कई स्टेप इंक्लूड किए गए थे। उनके नाम कौन बताएगा? यहां पर जो सबसे पहला स्टेप था वो आइडेंटिफिकेशन का। क्या था? दूसरा स्टेप था वो था ये वाला, कौन सा? नॉमेनक्लेचर। तीसरा स्टेप था वो था क्लासिफिकेशन का। कौन सा था? और चौथा स्टेप था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है, हमारा बंदर से, हमारा बनमानुष से क्या रिश्ता है। समझ पाए ना? फिर से बताओ। अच्छा, कितनी जातियां खोजी गई, डिस्क्राइब की गई? 17 से 18 लाख। और तुम्हें क्या लगता है सारी अभी जितने जीव हैं सब तुम जान के सबके बारे में जान हो चुका है? ना जाने कितनी भी अभी खुजनी बाकी बची हो। तो ये 17-18 लाख और जो शेष बची है, इन्हीं सभी जातियों को मिलाकर जीवों की विविधता कहलाती है। तो नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। क्योंकि 17-18 लाख चीजें पढ़ना आसान नहीं था, तो सोचा गया ग्रुप में बांट लिया जाए, और ग्रुप में बांटने को कहते हैं क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए साइंटिफिक टर्म क्या है? टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी। कितने बेसिक स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी के? 4। पहला स्टेप क्या है? कैरेक्टराइजेशन। होश में रहना, दोनों में थोड़ा अंतर है। पहला स्टेप क्या है? कैरेक्टराइजेशन। दूसरा क्या है? पहले किसका हम लोग इसका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या है? क्लासिफिकेशन। फिर क्या है? नॉमेनक्लेचर। जबकि यहाँ एक नया स्टेप है। यहाँ पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नॉमेनक्लेचर, तीसरा है क्लासिफिकेशन, और लास्ट में एक नया स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आपसी रिश्ता, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस पृथ्वी पर पहले कौन इवॉल्व हुआ, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। मान लो मछलियां पहले आई, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल आए, फिर बर्ड आए, फिर मैमल्स आए। याद आया? एक एक करके हमने तुमसे कहा था पढ़ाते समय कि सारी चीजें पढ़ेंगे। कैरेक्टराइजेशन माने तो सिंपली कैरेक्टर की लिस्ट बनाना होता है। अगर तुम ध्यान हो, हमने तुमसे कहा भी था कि बहुत छोटा सा बता दें अभी कि मान लो तुमने ऐसा हुआ कि पृथ्वी पर कहीं से, क्योंकि बहुत टाइम है, बहुत छोटा चैप्टर है, हम लोग आराम से पढ़ें तो भी खत्म हो जाएगा। मान लो हमने कहा था यही है पृथ्वी, ऐसे भूगोल बना दिया थोड़ा सा, और तुम यहां से कोई जूजू पहली बार पकड़ के लाए, बाल्टी भर लाए,
तालाब किनारे गए तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए, और चश्मा लगा के गांधी जी वाला। पहले गांव में ऐसे ही होता, तो ऐसे जाना पड़ता था 1.5 किलोमीटर तक, तो समेटे समेटे जाना पड़ता नदी तक। याद आया? और मान लो तुमने पहली बार तालाब किनारे गांव के खेत में कोई ऐसा जीव देखा जिसके बारे में तुमने कभी देखा सुना नहीं था पहले। बाल्टी भर तुम ले आए कि चलो ये नया जीव है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, गुरुजी से पूछेंगे क्या पकड़ लाए। ऐसे ही बना दें तो तुम कुछ पकड़ के लाए हो, तो पता नहीं क्या पकड़ के लाए, है कि नहीं? तो हमने तुमसे बोला था सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनमें से एक जूजू तो हो सकता है हम अपनी लैब में टांगे बना दी, मेज है ये, समझ लेना मेज है, मान लेना मेज है। एक जूजू तो ले आए तुम यहाँ कि चलो हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, गुरुजी से पूछेंगे ये जूजू क्या है, और हो सकता है बाकी तुम किसी स्टोर हाउस में पहुंचा दो, जो पुराने जमाने में पढ़ाए जाते थे, तमाम बोटेनिकल गार्डन पढ़ाए जाते थे, म्यूजियम पढ़ाए जाते थे, हर्बेरियम पढ़ाए जाते थे। याद आया? वो हेडिंग हटा दी, कोई बात नहीं। एक तुम ले आए। अब हमने तुमसे कहा कि तुम ऐसा करो, कॉपी पेन लेके सबसे पहले इसके लक्षण नोट करो। तो सबसे पहला तुम्हारा उद्देश्य क्या होगा? लिस्ट बना लिया, कैरेक्टराइजेशन। क्या कर लिया जाए? कैरेक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। फिर तुमने क्या किया? तुम्हारा दूसरा उद्देश्य होगा, जूजू तो लेटा है मान लो मेज पे, और हम तुम्हें बोलेंगे अभी जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, पहला लेक्चर होता ना, तो मन को सेट करने में भी टाइम लग जाता है। तो हमने तुमसे कहा ये जूजू की टांगे कहां से निकल आई। मान लो जूजू था। अब जब तुमने पूरी लक्षणों की लिस्ट बना ली, तो हमने कहा था कि हम तुम्हें कुछ अपनी तरफ से लक्षणों की लिस्ट देंगे और कहेंगे कि तुम नोट करो इनके लक्षण, हमने जो दिए मैच कराए, इनसे मैच कराओ कि देखो तुम्हारे कौन से लक्षण मैच कर रहे, कौन से नहीं मैच कर रहे। जैसे मान लो तुम्हें पहचानना है कि आदमी कौन है, तो हम तुम्हें लक्षण देंगे तुरंत कि जो भी तुम्हें पढ़ा रहा है, देखो इसके बाल हैं कि नहीं हैं। तुमने कहा बाल हैं। अच्छा, रंग गेहुआ है कि काला है? काला है। नाक में तिल है कि नहीं है? तोंद निकली कि नहीं निकली? निकली। तुम तुरंत समझ जाना ये सारे लक्षण रोहित सर के हैं। अच्छा, हमारे हैं। तो तुम समझ जाओ जो आइटम पढ़ाने आया वो रोहित सर है कि गंगवा सर। इस तरह से तुमने कुछ लक्षणों की जो हमने लिस्ट दी, जिसको कहते हैं खोले जाए बंद अकल का ताला, अर्थात कहते हैं की, क्या कहते हैं, इनके दम पे पहचान लिया। जैसे सोचो, जो तुम जूजू पकड़ लाए, हमने कहा था बेटा देखो तो इसकी बॉडी यूनिसेलर है, मल्टीसेलर। तुमने कहा गुरुजी मल्टीसेलर। तुम तुरंत समझ जाएंगे मोनरा का मेंबर नहीं हो सकता, प्रोटिस्टा का मेंबर नहीं हो सकता। फिर हमने कहा देखो अच्छा इसकी सेल्स विद सेल वाला है विदाउट सेल वाला। तुमने कहा विदाउट सेल वाला। हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्लांटी का भी मेंबर नहीं हो सकता है, फंजाई का भी नहीं हो सकता, किंगडम एनिमलिया का मेंबर है। फिर हमने तुम्हारा कैरेक्टर दिए कि देखो बेटा इसकी बॉडी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस वाली है कि विदाउट ज्वाइंटेड अपेंडेज। तुमने कहा मान लो बॉडी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस वाली है, तुरंत समझ गया इसका फाइलम क्या हुआ, आर्थ्रोपोडा। तो जो जो हम तुम्हें दो दो कंट्रास्ट देते हैं उन्हीं को कहते हैं लीड 1 लीड 2, और एक जोड़ी कंट्रास्ट मिला के कहते हैं की, कपलेट कहते हैं, पूरी जोड़ी को कपलेट कहते हैं, इसी लिस्ट को की सिस्टम कहते हैं। याद आया? तो इस तरह से तुमने पहचान लिया, अर्थात इसको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमने तुमसे क्या कहा था, आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका फाइलम खानदान पता चल गया कि इसको कहां रखा जाए। हो सकता है हमने इसको रख दिया एनिमलिया किंगडम में। किस में रख दिया? एनिमलिया किंगडम में रख दिया। हो सकता है इसको रख दिया, तो इसको कहेंगे क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे? और क्लासिफिकेशन के बाद जितने भी किंगडम हैं हमने तुमसे कहा था उनको सही क्रम में अरेंज किया जाए। ऐसे कर दिया जाए कि सबसे पहले किंगडम का नाम मोनरा होना चाहिए, उसके ऊपर जो किंगडम है उसका नाम प्रोटिस्टा होना चाहिए, और उसके ऊपर जो किंगडम है वो तीनों एक साथ होने चाहिए। मान लो कौन कौन से एक साथ होना चाहिए, चाहे वो प्लांटी वाला हो, और चाहे वो प्लांट वाला हो, और चाहे वो प्लांट वाला हो, और चाहे वो एनिमल वाला हो, और चाहे फंजाई वाला हो। तो इससे ये पता चल जाता है कि इस पृथ्वी पर पहले कौन इवॉल्व हुआ, उसके बाद कौन इवॉल्व हुआ। ये तीनों भाई बहन हैं, हम लोग और फंजाई और प्लांट क्या आपस में भाई बहन। हमारे इसलिए हम लोग बरगद पे, पीपल पे धागा बांधते, बहन है ना हमारी बरगद। अर्थात यहाँ ये पता चल जाता है कौन किसके बाद इस पृथ्वी पे इवॉल्व हुआ।
ये तीनों साथ साथ इवॉल्व हुए, इनसे पहले ये आए, इनसे पहले ये आए, ये है हमारे दादाजी, ये हमारे पिताजी, ये हम लोग हैं ना, ये सब हम लोग हैं। तो इसलिए कहा था इसी को कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं इसको? इस तरह से एक एक करके सारी चीजें हम लोग पढ़ते, ठीक है ना। कैरेक्टराइजेशन में कुछ नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके। आइडेंटिफिकेशन की सिस्टम के दम पे किया जाता है, अभी बता चुके। डायरेक्ट बात करेंगे, मर गया कहीं बीच में, हेडिंग गायब हो गई, इसका नाम था नॉमेनक्लेचर। क्या नाम था? जब तुमने पहचान लिया कि जिसको हम ढूंढ के लाए हैं, जब तुमने जान ही लिया कि जिसको हम तालाब किनारे से लाए हैं वो कोई फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, पृथ्वी पर अर्थात गिवन जियोग्राफिकल एरिया से तुम जिसको पकड़ के लाए, मान लो वो कोई आर्थ्रोपोड है, अब उसका नाम भी रख लिया जाए, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है कि मस्का डोमेस्टिका है, बोलो ना। yes, नाम भी रख लिया जाए। तो नाम रखने को क्या कहते हैं? और ग्रुप में रखने को, ग्रुप को इवोल्यूशनरी रिलेशन के आधार पर अरेंज करने को फाइलोजीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमने कहा था ये हेडिंग कुछ पुराने होता नहीं, कैरेक्टर नोट करना, सिंपली लिस्ट बनाना। ये बता ही चुके की सिस्टम के दम पे करते हैं, जिसमें दो दो कंट्रास्ट दिए जाते हैं। जैसे एक कंट्रास्ट बना के दिखा दें कि पता करो बॉडी यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर। ऐसे हम लक्षण देंगे। या एक कंट्रास्ट चलो और पढ़ा दें कि हमने कहा देखो तो विद सेल वाल है बॉडी, विद सेल वाल की विदाउट सेल वाल। देखो धीरे से हो जाए तो बता देना, क्योंकि पहला दिन है ना, तो स्लो भी हो सकता है। विदाउट सेल वाल, इस तरह से हम तुम्हें कंट्रास्ट कैरेक्टर देंगे और इन्हीं एक जोड़ी कंट्रास्ट मिला के कपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले स्टेटमेंट को लीड वन कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे स्टेटमेंट को कहते हैं लीड टू। दोनों मिला के एक कपलेट कहा जाता है और इस तरह की लिस्ट को कहते हैं की सिस्टम। क्या कहते हैं? इन्हीं के दम पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि फला फला जो अननोन ऑर्गेनिज्म है ये किस फाइलम, किस क्लास, किस ऑर्डर, किस किंगडम का मेंबर है, पहचानते हैं, इसी कहते थे। तो हमने कहा था डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन। पता नहीं एग्जैक्ट पोजीशन समझ पाओ ना, थोड़ा लिख ही दे। जैसे मान लो तुम भी जानते हो सारे लिविंग बींग्स को हम लोग कितने किंगडम में बांटते हैं? 5। कौन कौन से? मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एनिमेलिया सबसे पहला कौन सा फाइलम पढ़ते? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, करते करते मान लो आर्थ्रोपोडा। याद आया? आर्थ्रोपोडा में तमाम क्लास पढ़ते थे हम लोग। चलो एक ही लिख दें, अच्छा जैसे इंसेक्टा लिख देना। तो ये जो पकड़ के लाए हो ये किस किंगडम का मेंबर है, पता चला कि बॉडी मल्टी सेलुलर है, विदाउट सेल वाल है, तो हम समझ जाएंगे एनिमेलिया का। फिर बॉडी ज्वाइंटेड अपेंडेजेज है कि अनज्वाइंटेड? ज्वाइंटेड, आर्थस माने ज्वाइंट, पोडिया माने लेग ना। तो इस तरह से फिर हम तुमसे कहेंगे बॉडी में देखो अच्छा 6 लेग्स हैं कि कम ज्यादा हैं। इस तरह से सारे कैरेक्टर के साथ पे हम उस क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम में इसकी पोजीशन पता करते हैं कि ये किस किंगडम के, किस फाइलम के, किस क्लास का, किस ऑर्डर का, किस फैमिली का, किस जीनस का मेंबर है। ये पहचानना ही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। क्या कहलाता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, जो कि करते थे की सिस्टम की मदद से। बात आई नॉमेनक्लेचर की। तो तुमने, हमने बताया जब ये पकड़ के लाए, ढूंढ लिया, पहचान लिया, तो क्यों ना नाम संस्करण कर दिया जाए। हम तुम्हें बता चुके, फटाफट दो दो याद दिला दें, फिर एनसीईआरटी दिखाएंगे कि नाम जब भी रखते हैं कितने प्रकार होते हैं? 2। हमने कहा था हम लोग भी पैदा हुए थे अस्पताल में, तुरंत कलाई पर टेप लगा दिया गया था और उस पर लिख दिया गया माय नेम इज शीला, मतलब नाम लिखा जाता पहले, लेकिन वो नाम बाद में पंडित जी चेंज कर देते। तो ये तो नाम वो होता है, इसको क्या कहते हैं? लोकल नेम। ध्यान करो, नाम ऐसे ही होता है। संडे को इतवार को पैदा हुए इतवारी लाल, होली पैदा हो गए होली लाल, दीपावली पैदा हो गए दिवारी लाल, फोकट में पैदा हुए फोकट लाल। लेकिन स्कूल में ये नाम नहीं लिखाया जाता, स्कूल में कुछ और लिखाया जाता, दिलीप गंगवार। इतने शब्दों का 2 शब्द। तो हमने तुमसे कहा था नाम 2 प्रकार होते हैं। जिस एरिया से ये ऑर्गेनिज्म खोजा गया और जहां के वैज्ञानिक ने खोजा, वो अपनी भाषा में इसका नाम लिखता है, इसको कहते हैं लोकल नेम। सबसे बड़ी दिक्कत यही होता है कि जो लोकल नेम होते हैं, हम तुम्हें बता चुके थे, ये किस भाषा में लिखे जाते हैं? लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं? पहली बात तो ये लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। दूसरी बात हमने तुम्हें बताई थी कि ये प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। भाषा हर 50 किलोमीटर थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है।
अब हमने कहा था अगर लोकल नेम बदलते ही रहेंगे तो विश्व के अलग अलग वैज्ञानिक को आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आएगी। एक एग्जाम्पल भी दिया था, तुम ध्यान करो, बुकलेट में लिखा है गौरैया का, कि जिस चिड़िया को इंडिया में गौरैया कहा जाता है, अंग्रेज उसी को स्पैरो कहते हैं, कहीं उसी को पर्डल कहते हैं, कहीं उसी को मुस कहते हैं, कहीं उसको, अब सोचो अपने यहाँ मुस किसको कहते हैं? कहते मुसलेण पड़े, चूहा की पोटी कहते हैं। और किसी देश में उसी चिड़िया को मुस कहते हैं, पुर्तगाल में उसी चिड़िया को पर्डल कहते हैं, जापान में उसी चिड़िया को सुजून कहते हैं, अंग्रेज उसी चिड़िया को स्पैरो कहते हैं, अपने यहाँ गौरैया कहा जाता है। तो हमने कहा था कि अगर इंडियन वैज्ञानिक किसी अमेरिकी वैज्ञानिक से मिल जाए, ये चिड़िया के गौरैया के गर्दन में, गले में एक साउंड बॉक्स हो जाए जिसको सैरिंग्स कहते हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा कि आप किसके बारे में बात करें, किस पक्षी पे आपने खोजा है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा नेम हो जो स्टैंडर्ड हो, विश्व के सारे वैज्ञानिक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को उसी नाम से पुकारे। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई इस नेम की, किसकी? साइंटिफिक। और सोचा गया कि उस भाषा में भी लिखा जाए जो वक्त समय समय पर बदलती ना। किस भाषा में? इसमें। और सोचा गया कि ऐसी हो कि चाहे आज नाम रखा जाए, चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, बदले ना। अर्थात ये नेम ऐसे भी हो, कैसे हो, यूनिवर्सल हो और नॉट लायबल टू चेंज, समय के अनुसार बदलने नहीं चाहिए। और हमने कहा था इनके फायदा भी मिला कि ये साइंटिफिक नेम ही होते हैं जिनसे कई बातें पता चल जाती हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक ही साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम अगर किसी कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब किया जाए तो समझ जाते हैं हम फला फला जीव के बारे में बात कर रहे हैं। और साइंटिफिक नेम समय पर बदलते भी नहीं थे, हमने तुमसे कहा था। हालांकि साइंटिफिक नेम लिखने के बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे, लेकिन हम तो बताएं ये टेक्नोलॉजी हमको बहुत परेशान करती है। तमाम तरीके अपनाए गए थे, केवल नाम लिखेंगे उनके बिना तुम्हें समझ नहीं आएगा। सबसे जो पुराना तरीका था उसको कहते थे पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, यहां तक पंदा पंदा किए जाते। पुराने जमाने ऐसे नाम रखे जाते, हरदन हल्दी डोडा गौड़ा देवगौड़ा, याद करते रहो। तो बोहिन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस साहब, नाम को छोटा करो, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। उन्होंने तब कट किया सिस्टम और सिर्फ 2 ही लैटिन वर्ड का नाम लिखने लगे। इसलिए आजकल जो तरीका अपनाया जाता है उसको कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या कहते हैं? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वक्त पढ़ने पर कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली ऐसा होता है कि एक तरीका और भी अपनाया जाता है जिसको कहते हैं ट्राइनोमियल। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई स्पीशीज बहुत बड़ी हो जाए तो उसको पढ़ने की सुविधा के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, सब स्पीशीज बांट दिया जाता है। ऐसा कौवा के साथ किया गया था। कॉर्बस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, रेटस रेटस रेटस। तो जो तीसरा लेटर शब्द होता था वो सब स्पीशीज को डिफाइन करता था। हालांकि मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड तो यही है। कौन सा? किसने दिया था? उनका एक्चुअल नाम था कार्ल बॉन लिनी। उनका खुद का नाम था 3 शब्दों का, बाद में कट करके उन्होंने 2 शब्द का कर दिया था, कैरोलस लिनियस। याद आया क्या बोला था? नॉमेनक्लेचर माने क्या होता है? नाम संस्करण, किसी का नाम रखना। क्या है? कितने प्रकार के नाम होते हैं? पहले कौन सा रखा जाता है? इतवार पैदा हुए तो नाम, गोल मटोल मोटे ताजे पैदा हुए तो गोलू, मंडे पैदा हुए मोलू, है कि नहीं? हमारे टीचर थे, सिगरेट बहुत पीते थे, उनका नाम था हुक्का टीचर। तो ये हुक्का टीचर उनका रजिस्टर में लिखा था, सर्टिफिकेट में लिखा था कि केवल मोहल्ले वाले लिखे जाते, ऐसे लिखे थे। बोलो ना, हमारे मोहल्ले के लड़का जो है, इधर की बात करे गलती से पैदा हो, अभी बताओ गलती से पैदा हो, तुम थोड़ी जानो गलती से पैदा हो, माँ बाप का काम, वो ध्यान दें। अच्छा, ये डायलॉग असली है, इसके तो मुंह से निकल गया। एक बार रणबीर कपूर पहुंच गए कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन ने पूछ दिया, यार तुम क्या करते, इतने सुंदर दिखते हो? तो मेरा क्या रोल? मम्मी पापा का रोल है। इतने सुंदर पैदा हुए, इसमें मेरा क्या रोल है? वही है। फिर से बताओ, टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या था? कैरेक्टराइजेशन। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन। नंबर 3 नहीं, क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। ये उल्टा है, कोई समझ पाए? टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर। जबकि सिस्टमैटिक्स का पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 नॉमेनक्लेचर,
नंबर 3 क्लासिफिकेशन, और नंबर 4 हो गया फाइलोजीनी अर्थात इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वो जो बुकलेट थी उसमें 20 लिख गया, कोई समझा ना? फिर से बताओ चलते चलते, आइडेंटिफिकेशन किसके दम पे किया? की सिस्टम के दम पे। की सिस्टम में क्या होता है? एक लंबी सी लिस्ट है और उसमें कितने कंट्रास्ट होते हैं? 2-2। पहले स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लीड 1, दूसरे क्या कहते हैं? लीड 2। दोनों मिला के एक जोड़ा, एक कपलेट, कपल बने जोड़ा करे, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे गजब भयो रामा जुल्म भया रे, ऐसा सुना? ऐसे ही होता है, कपल माने जोड़ा। पार्क में कई बार कपल बैठे मिलते थे, हम लोग केवल उन्हीं चक्कर में आइसक्रीम खा जाते थे, मजा आता। तो आइसक्रीम एक खत्म हो गया, ऐसे टहले कैसे, फिर दूसरी खरीदी, फिर देखे कपल के देखने जाते थे। और कपलेट और पूरी लिस्ट को की सिस्टम याद आया? चलो नामनक्लेचर में कितने प्रकार के नाम? किनसे कंफ्यूजन पैदा होता है? कौन प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं? कौन लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? अच्छा, कौन अलग अलग भाषा में लिखे जाते हैं? ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहते, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। साइंटिस्ट ने सोचा एक ऐसा तरीका मिल जाए, एक ऐसा नॉमेनक्लेचर तरीका मिल जाए जो यूनिवर्सल हो, विश्व के सारे वैज्ञानिक गौरैया को उसी साइंटिफिक नेम से पुकारे और पहचाने, इसलिए वो यूनिवर्सल भी होते हैं। ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं जिसमें बदलाव नहीं होता है, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते ना। और साइंटिफिक नेम लिखने के बहुत सारे तरीके थे। ओल्डेस्ट मेथड था पॉलिनोमियल, बीच में आया बाइनोमियल, जरूरत पड़ने पर अपनाना पड़ता है ट्राइनोमियल भी। मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड कौन सा? बाई माने कितना होता है? 2। इसमें लैटिन भाषा कितने नाम? इस मेथड को, ये साइंटिफिक सारे मेथड किसने दिए थे? कैरोलस लीनियस ने अपनी किताब में। पक्का? चलो बताएं तुम्हें, साइंटिफिक नेम लिखने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, चाहो तो उनको लीनियंस प्रिंसिपल कह दो। हालांकि जितने भी रूल रेगुलेशन थे अकेले लीनियस नहीं बनाए थे, कई वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाए थे। एक अकेले लीनियस ने बनाए थे कि मैंने नहीं मिलकर बनाए थे? कई साइंटिस्ट ने मिलकर वो नियम कानून बनाए थे ना। प्लांट नॉमेनक्लेचर के लिए जो नियम कानून बनाए थे उनको क्या कहते हैं? कौन बताएगा? क्या कहते हैं? पूरा नाम बताओ। इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल। और जो किसी एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए उनको कहते हैं आईसी। पूरा नाम बताओ। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। याद आया? अच्छा, हम तुम्हें बताएं, कुछ कॉमन रूल्स भी थे जो इन दोनों पे भी लागू हो जाते हैं। पहला रूल कौन बताएगा कि कितने लैटिन वर्ड का नाम होना चाहिए? अच्छा, ये बताओ कि कैपिटल और स्मॉल वाली बात याद आई? कौन सा जो है कैपिटल लेटर से? जीनस का नाम। कौन सा स्मॉल लेटर से? अच्छा, ये बताओ इटैलिक या उसकी बात आई? इटैलिक या हैंड रिटन की बात याद आई? तो जब हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये बताओ कोई दोनों वर्ड के बीच में स्पेस, कॉमा, डैश, हाइफन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये बताना, अगर हमने मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो आई कैसा बनाया? कैपिटल में कि उसमें बनाया? अच्छा, ये बताओ बाद में अगर हमने ये लिखा है, लिन लिखा है, ये क्या है? ऑथर का नेम है? ये बताता है। ये पहले बताओ लैटिन भाषा का होता है, रोमन का होता है? अथॉरिटी किस भाषा में लिखी जाती? और ये दोनों शब्द अंग्रेजी के हैं कि उर्दू के? ना अंग्रेजी के, ना हिंदी के, ना उर्दू के, लैटिन भाषा के। हम कैसे मान लें? तो जब हाथ लिखा जाए तो कंफर्म करने के लिए अंडरलाइन कर दो, कंप्यूटराइज हो तो तिरछे कर दो, इटैलिक में कर दो ना। तो अंडरलाइन क्यों किया जाता है? ये कंफर्मेशन होता है, मुहर लगा दी जाती है कि ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के, किसी अदर लैंग्वेज के नहीं है। लिन का मतलब क्या है? ऑथर नेम। लिन का नाम क्या है? किस भाषा में? पूरा नाम लिखा जाता है कि शॉर्ट फॉर्म? पूरा नाम लिखा जाता है कि एब्रिविएशन फॉर्म? ऑथर कौन कहलाता है? वो इंसान जिसने मैंगो को सबसे पहले डिस्क्राइब किया, समझाया, पहचाना ना, इसको कहते हैं। तो इस तरह से तुम्हें तमाम सारे रूल याद आ गए। अब जब आइडेंटिफिकेशन हो गया तो क्यों ना हम क्लासिफिकेशन कर लें, वर्गीकरण कर लें। अच्छा, ये बताओ क्लासिफिकेशन जो होता है
वो एक ही बार में हो जाता है कि कई स्टेप होते हैं? तो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है क्या? सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि नहीं? यहाँ एक स्टेप चाहिए होगा कि मल्टी स्टेप होते हैं? पूरा पूरा हायरार्की लगती ना, और प्रत्येक स्टेप को एक रैंक माना जाता है ना, प्रत्येक स्टेप एक क्लासिफिकेशन की रैंक, बहुत दिक्कत आती है हमको इसलिए पढ़ाते नहीं इस पे, एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है ना, प्रत्येक स्टेप एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जितनी रैंक होती है अभी दिखाएंगे, इनके लिए साइंटिफिक टर्म क्या इस्तेमाल किया जाता है? टैक्सॉन। एक वचन माइटोकॉन्ड्रियन, बहुवचन माइटोकॉन्ड्रिया। एक वचन टैक्सॉन, बहुवचन टैक्सा। एक वचन गैंग्लियन, बहुवचन गैंग्लिया। टैक्सॉन एक वचन है, बहुवचन, और टैक्सा? तो फिर से बताओ, क्लासिफिकेशन माने था वर्गीकरण। किसी भी चीज को अलग अलग कैटेगरी में रखना ही कहलाता है क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितनी कैटेगरी है? 7। कितनी है? इसलिए ये सिंगल स्टेप प्रोसेस कहलाएगा, मल्टी स्टेप प्रोसेस कहलाएगा, और प्रत्येक स्टेप को अपने आप में एक रैंक दर्शाता है। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, हम तुम्हें अभी दिखाएंगे। जैसे एक स्टेप है ये, जिसको हमने नाम दिया मान लो किंगडम। फिर एक स्टेप है मान लो ये, जिसको हमने नाम दिया है पीसीओ में लग गया फंगस। हमने कहा था किंगडम के बाद पीसीओ में लग जाती है फफूंदी। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, पुराने जमाने में बरसात के दिनों में जो रिसीवर होता है उसको फफूंदी लग जाती, फंगस लग जाता। तो सबसे पहली ये जो कैटेगरी है किंगडम है। दूसरी है हमने कहा फाइलम। कौन सी है? फाइलम। और तीसरी हमने कहा है मान लो ये वाली कैटेगरी, कौन सी? क्लास। और चौथी कैटेगरी है मान लो ये वाली, कौन सी? क्लास का ऑर्डर। और अगली कैटेगरी है मान लो ये वाली, तो हमने तुमसे कौन सी? फैमिली। अगली कैटेगरी मान लो ये वाली है, ये वाली है कौन सी? जीनस। और अगली कैटेगरी है ये वाली, कौन सी? तो हम तुमसे अगर बोले इस तरह से कि इसमें सबसे बड़ी पदवी, जैसे पुलिस महकमे की बात करें तो हवलदार सबसे छोटी पोस्ट है, और मान लो समझ गए, डीजीपी सबसे बड़ी पोस्ट मान लो। तो ये क्या है? अलग अलग रैंक है, अलग अलग पदवी है। अगर यहां पूछा है सबसे टॉप पे कौन सी पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट कौन सा टैक्सॉन है, तो कौन सा लगेगा? किंगडम। ये सबसे हाईएस्ट रैंक है। उससे छोटी कौन सी? फाइलम। सबसे छोटी है कौन सी? तो देख के बताओ डायग्राम को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कहलाएंगे? सबसे छोटा टैक्सॉन कौन सा है? या इस टॉप पे पहुंचने के लिए हमको सबसे पहला कदम कहां रखना पड़ेगा? इस पर। तो चाहे तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह दो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह दो, लार्जेस्ट टैक्सॉन कह दो। जैसे स्टूडेंट किसी को भी बोला जा सकता है, वैसे ही स्पीसीज, जीनस, फाइलम, क्लास, इनके लिए कॉमन टर्म है टैक्सॉन। क्या नाम है? इनकी स्पीसीज भी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, अर्थात क्लासिफिकेशन की नजर से देखें अपने आप में टैक्सॉन है। जीनस भी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, ये भी मतलब एक प्रकार का टैक्सॉन है। फाइलम भी एक प्रकार का टैक्सॉन है, इसलिए टैक्सॉन कॉमन टर्म होता है, टैक्सॉन कहलाता है। जैसे कहते हैं पुलिस वाले हैं, अब इससे ये नहीं पता चल जाता है कि हवलदार आए कि थाना इंचार्ज आए कि सीओ साहब आए कि डीजीपी साहब आए, कमिश्नर साहब आए, बस ये मतलब कोई पुलिस वाले खाकी वर्दी पहने, बोलो ना। तो फिर से बताओ, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एट एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सॉन। किसी के लिए बोला जा सकता, पक्का? तो ये तुम्हें समझ में आया। अच्छा, हम तुम्हें एक बात बताएं, कहा जाता है कि कोई भी दो मेंबर जिस छोटे वाले में बिलोंग करते होंगे, उनके बीच कॉमन कैरेक्टर या उनके बीच सिमिलरिटी उतनी ज्यादा होगी। याद आया? तो इधर की तरफ कॉमन कैरेक्टर जो है इंक्रीज होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा था कि हमारा और तुम्हारा, हम लोग की स्पीसीज एक ही है, हमारा भी नाम बायोलॉजिकल स्पीसीज हमारी भी होमो सैपियंस है, बायोलॉजिकल स्पीसीज तुम्हारी भी होमो सैपियंस। इनकी सैपियंस हम दोनों में कॉमन है, स्पीसीज हमारी तुम्हारी कॉमन है, तो हमारे तुम्हारे बीच कॉमन कैरेक्टर बहुत सारे हैं। हमारे 32 दांत, तुम्हारे 32 दांत, हमारे स्टमक में 4 पार्ट, तुम्हारे स्टमक में 4 पार्ट, हमारे डूबनम जेजुनम इलियम, तुम्हारे 639 मसल, 26 वर्टेब्री, 26 वर्टेब्री, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, सब कुछ एक जैसा। तो हमारे तुम्हारे बीच सिमिलरिटीज उतनी ज्यादा होंगी, मतलब कॉमन कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन हमारी नाक पे तिल है, तुम्हारे नहीं है, ये अंतर भी हो सकता है। हमारा रंग करिया, तुम्हारा गेरुआ, मतलब गेरुआ नहीं, गेहुआ, बोलो ना। तो कुछ सिमिलरिटी है भी, कुछ नहीं भी। अब सोचो, अगर हम अपनी तुलना काकरोच से करें,
किससे करें? काकरोच से करें। तो बताओ हमारे 32 दांत, उसके कितने दांत? एको नहीं, उसके क्यूटिकल की बनी मैंडिबल होते हैं। हमारे 2 टांगे, उसके कितनी टांगे? 6 टांगे। हम उड़ते नहीं, उसके किसके होते हैं? विंग्स होते हैं। कुछ भी तो मैच नहीं कर रहा। हाँ एक बात है, क्योंकि हम भी किंगडम एनिमलिया के मेंबर है, वो भी किंगडम एनिमलिया के मेंबर है, हमारे उसके बीच क्या सिमिलरिटी है कि मेरी सेल्स विदाउट सेल वाल है, उसकी भी सेल विदाउट सेल वाल है। हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, उसकी भी बॉडी मल्टी सेलुलर है। हमारे न्यूरोमोटर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके भी न्यूरोमोटर सिस्टम है। इस तरह से कुछ कैरेक्टर मिल रहे हैं, लेकिन उतने हमारे कैरेक्टर काकरोच से नहीं मिल रहे जितने तुमसे मिल रहे। क्या समझे? क्या समझे? क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप? कितने स्टेप हैं? कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। लार्जेस्ट स्टेप, हाईएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक की। अच्छा, बार बार फाइलम किंगडम करते पक गए तो इनके लिए कॉमन टर्म क्या बोलने? क्या बोलने? मतलब एनी रैंक की यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कह सकते हो? कोई समझ पाया? चलते चलते हाईएस्ट रैंक, स्मॉलेस्ट रैंक, इधर की तरफ कॉमन कैरेक्टर बढ़ते घटते, इधर की तरफ आए तो उल्टा हो जाएगा। पक्का? अच्छा, तो हम तुमसे ये कहते हैं कि एक बार अगर हमको स्पीसीज पता चल जाए फिर कुछ नहीं है, फिर हम तुमसे कहेंगे कि जितने सिमिलर टाइप की स्पीसीज हैं ये सब मिल जाएं तो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज फॉर्म ए जीनस। क्या बन जाएंगे? और हम तुम्हें कहें इस तरह से तमाम सिमिलर टाइप के जीनस मिल जाएं तो आगे बन जाएगा क्या? फैमिली। अच्छा, हम तुम्हें बताएंगे कि तमाम सिमिलर टाइप की फैमिलीज मिल जाए तो बन जाएगा क्या? ऑर्डर बन जाएगा। तमाम सिमिलर टाइप के ऑर्डर मिल जाए तो बन जाएगा क्या? क्लास। और तमाम टाइप के मिल जाए तो बन जाएगा क्या? फाइलम। और तमाम मिल जाए तो बन जाएगा क्या? किंगडम। लेकिन हमें कोई चलते चलते शब्द बताए, एक बात बताना, किंगडम बन जाएगा। एक बात बताना कि फाइलम शब्द एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है कि प्लांट के लिए? प्लांट के लिए उसकी जगह पर क्या बोला जाता है? डिवीजन। क्या बोला जाता है? जैसे हम लोग फाइलम ब्रायोफाइटा नहीं कहते, फाइलम टेरिडोफाइटा नहीं कहते, वो डिवीजन कहलाते हैं। तो जो पदवी एनिमल क्लासिफिकेशन में फाइलम की है वही रैंक प्लांट क्लासिफिकेशन में डिवीजन की है। कोई समझ पाया? इस तरह से तुम्हें याद हो गया इसके बारे में। हाँ, बात ये चल रही थी कि अगर हमें स्पीसीज का ज्ञान हो जाए तो समझो सबका ज्ञान हो गया। स्पीसीज का ज्ञान हो जाए कि आखिर स्पीसीज कहते किसको। हमने तुमसे कहा था कि जो ओल्डेस्ट तरीका था उसको तो कहते थे मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। क्या कहते थे? मार्फोलॉजिकल स्पीसीज। हम लोग जब भी पहचानते हैं हमेशा शकल सूरत से ही पहचानते हैं। मान लो तुम खेत में गए, तुम यही कहोगे पापा आज कुछ हमें भेड़िया जैसा जानवर मिला, लोमड़ी जैसा जानवर मिला, कुत्ते जैसा जानवर मिला, हाथी जैसा जानवर मिला। जैसे मैमथ दिखने को मिल जाए, होता नहीं विलुप्त हो गया, लेकिन मैमथ मिले तो तुम ये कहोगे पापा हमने आज हाथी जैसा देखा, उसके सूंड भी थी, दांत भी थे, बड़े बड़े कान थे, बस शरीर पे बाल एक्स्ट्रा थे जो कि हाथी नहीं होते। बोलो। लेकिन तुमने घर में जब मैमथ देखा तो ये नहीं कहा पापा आज हमें सांप जैसा कुछ मिला था, हाथी जैसा मिला था ना। किसके दम पे कहा? सकल सूरत के दम पे। किसके दम पे कहा? मार्फोलॉजी के दम पे। हमने कहा था हम लोग आज भी ऐसे ही है, जैसे ही देखते कहते तुम बसंती के भाई हो क्या? किसके दम पे कहा? तो आत्मा देखे? आत्मा नहीं देखी तुम्हारी, सकल सूरत देखी। अगर तुम्हारी सकल सूरत बसंती मिल गई तो हम तुरंत कहेंगे तुम बसंती भाई हो क्या? तो हम लोग अपने पराये की पहचान आज भी करते हैं किसके दम पे? मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के दम पे। याद आया? लेकिन हमने बताएं तुम्हें सच्चाई यह है कि चाहे लोमड़ी हो, भेड़िया हो, और चाहे हाइना हो, चाहे कुत्ता हो, सबकी जातियां अलग अलग हैं जबकि सकल सूरत एक जैसी है। इसलिए ये जो सिमिलर मार्फोलॉजी वाले एनिमल्स एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, ये बाद में परिभाषा गलत साबित हुई। बात आई अर्नेस्ट मेयर की, जिनको जो कि वास्तव में तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने जो आजकल जात की परिभाषा है वो इन्होंने ही दी थी, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा था कि वो दो एनिमल जिनकी शकल सूरत मिले या ना मिले, मैच करे चाहे भाड़ जाए, लेकिन अगर नेचुरल हैबिटेट में चाऊ माऊ करके, चाऊ माऊ समझते हो ना, फर्टाइल संतान पैदा कर लेते तो समझ जाना वो एक ही जात के। क्या? एक ही जात को। मान लो हम लोग बिल्कुल खजुआ कुत्ता जैसे, और हम लोग किसी चाइनीज लड़की शादी कर लें, बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया, और अगर चटरू मटरू पैदा हो गए तो समझ जाना कि हम लोग और चाइनीज एक ही आइटम है, दोनों की जात एक ही है, होमो सैपियंस। क्या है? अगर कोई इंडियन पुरुष इटालियन महिला से शादी कर ले
नाम लेना बाध्य है, नाम नहीं लिया जाता, इसे बोला जाता है, नाम नहीं लिया जाता है। अगर कोई इंडियन पुरुष इटालियन महिला से शादी कर ले और बच्चे पैदा हो जाएं, फर्टाइल बच्चे पैदा हो जाएं, अच्छा है, तो समझ जाना वो इंडियन पुरुष इटालियन महिला एक ही जात के हैं, जिसका नाम है होमो सैपियंस। तो बाद में आई बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि दो ऑर्गेनिज्म चाहे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, बहुत अच्छी बात, ना हो तो भी चलेगा, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल हैबिटेट में ब्रीडिंग करके फर्टाइल संतान पैदा कर लेते हैं, वो एक ही जात के मेंबर हुआ करते हैं। यही परिभाषा, अर्थात ये परिभाषा दी थी अर्नेस्ट मेयर ने। किसने दी थी? जो करंट डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज है वो अर्नेस्ट मेयर की दी हुई है। कोई समझा? और घिसा पिटा पुराना तरीका कौन था? मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो दो जीव एक शकल सूरत के हैं वो एक ही जात के मेंबर होते होंगे। बोलो। लेकिन तुम भी जानते हो हाइना और जो देसी कुत्ता है ये अलग अलग जात के। बोलो ना। इस तरह से हमने तुम्हें बताया था। तो ये कहानी तुम्हें स्पीसीज बताओगी और ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जीनस बनाती है, फैमिली जीनस, सब कुछ पता हो गया। पक्का? चलो एक बार हम लोग चलते चलते इतनी बातों को एनसीईआरटी देख ले, फिर आगे पढ़ाए। और हमें जरा कौन बताएगा? अभी अभी हमने तुमसे कहां चले गए? रसीद मार्कर दो, कहां पे है मार्कर? हाँ जल्दी जल्दी बताना कि हाँ। अरे प्रभु, ये अब परमानेंट नहीं नीचे रह सकता है। चलो परमानेंट नीचे ही बना रहे। कोई फटाफट बताओ, बायोलॉजी मीन्स हमने क्या कहा था? सिर्फ जीवों का अध्ययन या उनकी फिजियोलॉजी का भी अध्ययन? लाइफ फॉर्म का अध्ययन कि लिविंग प्रोसेसेस का भी अध्ययन? तो हम तुम्हें बता चुके थे साइंस ऑफ, जिसमें हम दोनों चीजें पढ़ते, क्या? लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस। इसके बीच में जो भी बकवास दी हम लोग बिल्कुल नहीं देखें, कोई मतलब नहीं। और तुम्हें बता दें, जब तक हाइलाइटर से हाईलाइट ना हो तो समझ लेना स्पेस से कभी जीवन में अभी तक कुछ नहीं आया। वो भी अभी आएगा, अब तुम्हें दिखाएंगे कुछ, अभी पहले दिखाई दें। मेन इंपॉर्टेंट ये वाला हुआ करेगा, ये जो हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया, ये क्वेश्चन लाइन से कभी आया, बाकी सब बकवास है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग बात पूरी करेंगे एक बार। हाँ तो फिर से बताओ। अच्छा क्या कह रहे थे? राशिद बहुत इरिटेट कर रहा हमको ये स्मार्ट बोर्ड। अरे ठीक है यार, एनसीईआरटी दिखानी इसलिए। चलते चलते बताओ बायोलॉजी मीन्स क्या था? बायोलॉजी मीन्स क्या था? साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। याद आया? फिर तुमसे कहा था कि अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कह दें चाहे सिस्टमेटिक स्टडी कह दें, इससे किस काम में हमें मदद मिलेगी? रिकॉग्निशन ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। कितने कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो हम आपस में शेयर करते हैं। और हमने कहा था कि हम लोगों को आपसी रिश्ता भी पता चल जाएगा। कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? मेरा यानी कि कॉर्डेटा का आर्थ्रोपोड के साथ क्या रिलेशन है, स्पंजिज के साथ क्या रिलेशन है, प्लेटीहेल्मिंथ के साथ क्या रिलेशन है, ये भी बदल जाएगा। और इंसान का बनमानुष या बंदर से क्या रिलेशन है, अर्थात हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, दोनों प्रकार का ज्ञान हो जाता है। इससे कई फायदे हैं। सिस्टमेटिक स्टडी करने से फिर कई फायदे हो जाते हैं। एक तो हमारे बीच इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, बनमानुष को बंदर को नहीं मारेंगे, हमारा रिश्तेदार, हमारे पूर्वज। इससे बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन में मदद मिलती है। किसमें मिलती है? पक्का? तो हमने तुम्हें बताया इससे बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन में मदद मिलती है। चलो दो थोड़े पॉइंट ऐसे देखते चलते, बाकी तो बकवास है। ये इनके ऊपर अभी तक वास्तव में कंपटीशन कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर भी चाहो तो सिर्फ एक शब्द तो ये पढ़ सकते हो। हमने अभी तुमसे कहा था कि ये वास्तव में इन्होंने ऐसे कई फील्ड में अध्ययन किया, ऑर्निथोलॉजी पे भी काम किया, सिस्टमेटिक्स पे भी काम किया, इन्होंने तमाम विज्ञान की तमाम विधाओं पे काम किया। लेकिन सबसे बड़ा चर्चित इनके नाम ऐसी में आएगा इसमें कि इन्होंने ही बताया था ब्रह्मांड कैसे बना, उसमें पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर डिफरेंट लाइफ फॉर्म कहां से आई। इसलिए इनको एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट सबसे बड़ा माना गया। और हमने कहा था कि इनको ये भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। चक्कर ना पड़ना, अभी अभी कहा था कि जो नेचुरल हैबिटेट में ब्रीडिंग करके फर्टाइल संतानें पैदा कर लेते हैं वो एक ही जात के मेंबर हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? हैं?
तो जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो अर्नेस्ट मेयर ने ही दी थी, अभी बताया था ना। चलो आगे पढ़ते हैं। और इन्हें 3-3 पुरस्कार मिले, तो सब लोग उनके नाम पढ़ना जाके कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या है, इनके क्या क्या नाम थे। कौन कौन से बताएगा? नंबर 1 बोलो, हैं? हालांकि आया कभी नहीं, एक बार नजर डाल लेना, जिससे तुक्का भी लगाना पड़े तो सही लग जाए। दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा कौन था? ये वाला कौन था? क्रेफोर्ड प्राइज। याद आया? तो चलते चलते इतना ही। हालांकि आज तक सवाल नहीं आया इनके ऊपर। क्या हमने बोला कि बायोलॉजी मीन्स क्या बोला था? फिर से बताओ। साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजिकल स्टडी से या सिस्टमेटिक स्टडी से क्या फायदा मिलता है? आपसी रिलेशन पता चलता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दोनों से। इससे आपस में सारे एक दूसरे जीवों से हमारा क्या है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। तो हो सकता है हम इतनी आसानी से उन जानवरों की हत्या न करें, मारे ना। तो उस तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होने में मदद मिलेगी। फिर से बताओ, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको मिला था? डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी किसको कहते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बाद जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? अर्थात नेचुरल हैबिटेट में फर्टाइल संतानें पैदा कर ले एक ही जात के होते, किसने कहा? अर्नेस्ट मेयर ने करंट डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज दी थी ना। चलो अब छोड़ते हैं, फिर से बताओ। ये लिखा है बायोडाइवर्सिटी में क्या होता था? कहा था नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और समझना हो तो बड़ा अच्छा एग्जांपल इन्होंने देखे ऐसे बताया कि जैसे तुम ड्राइंग रूम में बैठे आसपास देखोगे तो हो सकता है तुम्हें किसी फ्लावर पॉट में एक फ्लावर दिख जाए, पौधा दिख जाए। हो सकता है उसके ऊपर रैया मधुमक्खी दिख जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कहीं कुत्ता बिल्ली पला हुआ हो, कुछ वैरायटी दिखी जीवों की। लेकिन यही नजर अपनी तुम रेगिस्तान में ले जाओगे, ऊंट दिख सकता है, कैक्टस दिख सकता है, सैंड लिजर्ड दिख सकती है, रेगिस्तानी सांप दिख सकते हैं, बिच्छू दिख सकते हैं। और मगर तुम कहीं जंगल बुक पिक्चर में ले गए, अर्थात डेंस फॉरेस्ट में ले गए, तो हो सकता है भांत भांत प्रकार के पेड़ और जानवर दिखाई दे। जैसे जैसे हम अपने ड्राइंग रूम से ग्रासलैंड की तरफ या डिजर्ट की तरफ, ग्रासलैंड की तरफ, रेन फॉरेस्ट की तरफ, जैसे जैसे हमने अपना फील्ड ऑफ विजन बढ़ाया, जीवों की विविधता बड़ी की घटी, बड़ी की घटी। तो इस तरह से जीवों की विविधता है, उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसीज, पक्का? चलो चलते बताओ कितनी खोजी गई थी? ये नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसीज। हालांकि 2 बार इसलिए हम कराते नहीं क्योंकि हमको फिर बोरिंग हो गया। टाइप ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ इज कॉल्ड। अच्छा ये बताओ, सारी जातियां खोजनी, अभी बहुत सारी खोजनी बाकी होंगी। तो हम अगर पुनः उन्हीं एरिया पर जाएं, कोई नए जीव हमको मिल सकते हैं। तो इससे बताओ, अब जब जाति खोज ली, कैरेक्टर नोट कर लिए, तो हमने कहा था नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता है। कितने प्रकार के नाम बताए थे? 2। लोकल नेम के साथ दिक्कत ये थी, क्या था? ये प्लेस टू प्लेस वैरी करते रहते। फरुखाबाद में अलग भाषा, कन्नौज में अलग भाषा, कानपुर में अलग भाषा, एक ही देश के अंदर बदलते रहते, अलग अलग देश की तो बात छोड़ो। तो इससे कंफ्यूजन पैदा होता कि आखिर साइरेंस हमने किस चिड़िया पे खोजा। गौरैया कहते किसको? क्यों ना नाम को स्टैंडर्ड कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि विश्व के सारे वैज्ञानिक उसी नाम से गौरैया को पुकारे। और हमने तुमसे कहा था कि सेम नेम से विश्व के सारे वैज्ञानिक पुकारे, तो इसी साइंटिफिक नेम रखने को क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। लेकिन नॉमेनक्लेचर करने से पहले कैरेक्टर नोट करने पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, अर्थात आइडेंटिफिकेशन पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही संभव है कि नॉमेनक्लेचर किया जाए ना। ओनली पॉसिबल वेन पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, इसका नॉमेनक्लेचर होगा। पहले क्या करना पड़ेगा? तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हमने 1 2 3 सीरियल नंबर डाल रखा था कि सिस्टमेटिक्स का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है नॉमेनक्लेचर, तीसरा होता है क्लासिफिकेशन, चौथा होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और जबकि टैक्सोनॉमी में थोड़ा गड़बड़ होता है, उसमें पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर कहा था क्या? आइडेंटिफिकेशन, फिर था क्लासिफिकेशन और लास्ट में था नॉमेनक्लेचर। अच्छा तो नॉमेनक्लेचर रखने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए थे, अकेले लिनियस ने बनाए थे, कई साइंटिस्ट ने मिलकर बैठे हैं, कई साइंटिस्ट ने, और वो लिनियस ही मानते हैं, सारे विश्व वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन मानते हैं। चलो जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है उनका नाम क्या बोला था? इंटरनेशनल कोड फॉर। एनिमल के लिए जो नाम दिया गया क्या कहते हैं? ICZN। अच्छा साइंटिफिक नेम से कुछ हमें
गारंटी भी मिलती है क्या? नंबर एक, ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन साइंटिफिक नेम या वन नेम ना, ये भी कंफर्म हो जाता। दूसरा, डिस्क्राइबिंग एनी या डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। लक्षण बताइए, तुम अपने आप समझ जाओगे गौरैया का साइंटिफिक नेम क्या होना चाहिए। और साथ साथ एक तीसरी ये भी गारंटी मिल जाती है क्या, सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। एक साइंटिफिक नेम हमेशा एक ही ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, ये भी नॉमेनक्लेचर से पता चला। करेक्टर बता दो तो सेम नॉमेनक्लेचर पे पहुंच जाओगे। और हमने कहा था कि ये सारी इंश्योरेंस मिले इसी से। चलो आगे बताते हैं कि जितने रूल रेगुलेशन थे वो कुछ कॉमन भी हैं, अर्थात यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो ही हैं। पहला, ये सबको पता था, टू कंपोनेंट होने चाहिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और किसने दिया है अभी तक इतनी बार पूछा जा चुका, कितनी बार? हालांकि 1990 में पूछा गया, तब से कोई लेना देना नहीं है, वो सन डाल दी। 2016 में पूछा गया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, ये तरीका किसने दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं तो सबको पता है मैंगीफेरा इंडिका का नाम सबको पता है। कुछ जो यूनिवर्सल रूल थे तो हम तुम्हें बता चुके थे, और ये इन पे ये ऐसा हो सकता है मैचिंग कराने के लिए या करेक्ट इनकरेक्ट के लिए पूछा गया हो, तो इसलिए ये 2019 में पूछा गया था। 16 में भी पूछा गया होगा। सबको ये रूल रेगुलेशन पता है, तो चारों रूल रेगुलेशन बहुत ही ढंग से याद रखना। चारों पे अभी तक सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन गलत है, कौन सा, ऐसे पूछा गया होगा, एक ही बार में सारे पॉइंट लपेट दिए गए। चलो, नेम ऑफ ऑथर कोई बताएगा किस भाषा में लिखे जाते थे? हैं? और पूरा लिखा जाता था, आधा अधूरा लिखा जाता था? लैटिन में कि रोमन में? तो अच्छा, ऑथर कहते किसको, जिसने इस स्पीशीज को सबसे पहले डिफाइन किया। अगर लिन मैंगीफेरा इंडिका के बाद लिन लिखा तो इसका मतलब है ये स्पीशीज को लिनियस ने डिफाइन किया था। पक्का बात आई। क्लासिफिकेशन माने क्या होता है, एक बार फिर से बताओ क्या? एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। पक्का? बाकी इन चक्कर में ना पड़ो। हमने जब क्लासिफिकेशन करके दिखाया था, इंसान का दिखाया था, तो कौन छोटा लिख के दिखा भी दे कि जैसे मान लो इधर हमारा किंगडम है, तो किंगडम कौन सा है? एनिमैलिया। दूसरा हमारा फाइलम है, कौन सा है? मान लो कार्डेटा। तीसरा हमारा क्लास है, कौन सा है? मान लो मैमेलिया। अगर हमारा हमने कहा था ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है? मान लो प्राइमेटा। ऑर्डर के बाद कौन सा आता है? फैमिली। कौन सी होती है हमारी? होमिनिडी। और हमने जीनस बताए थे तमाम, हमारा जीनस कौन सा था? होमो। और स्पीशीज बताई थी, तो हमने कहा था हमारी स्पीशीज है सैपियंस। कुछ सब कुछ भूल जा तो भी हमने कहा था कि इधर की जो शब्द होते हैं इनको कहते हैं कैटेगरी। क्या कहते हैं? और इधर के जो शब्द हैं चाहो तो इनको कह दो टैक्सॉन। क्या कह दो? तो इस तरह से हम तुम्हें कहानी सब समझा चुके थे। और टैक्सॉन क्या होता है और टैक्सोनॉमी क्या होता है, कहा था कुछ नहीं होता। टैक्सोनॉमी सिर्फ साइंटिफिक नेम होता है। फिर से बताओ। अच्छा, ये यहां पे लिखा था कि टैक्सोनॉमी का जो पहला स्टेप है वो होता था क्या? कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर बाद में आता था। बाकी चक्र ना पड़ो, जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तब बताएंगे कि अर्लीस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ था तभी शुरू हो चुका था। हमारे पूर्वजों ने किया था, मगर उन्होंने साइंटिफिक बेस पर नहीं किया था, अपने नीड के आधार पर, जानवरों के यूज के आधार पर किया था ना, कि कौन फूड दे रहा, कौन शेल्टर दे रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने कहा था कि टैक्सोनॉमी के अलावा एक नई चीज बताई थी, कौन सी? सिस्टेमेटिक्स। और हमने बताया था कि सिस्टेमा शब्द किस भाषा का बताया था? लैटिन भाषा। किसका बताया था? लैटिन, जिसका मतलब होता था क्या? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों? आज भी सिस्टेमेटिक्स में सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ही है, इसका दायरा इलेबोरेट किया गया, दायरा इसका बाद में बढ़ा दिया गया, लास्ट कर दिया गया, और सिर्फ सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा लगता है क्लासिफिकेशन ही नहीं है, बल्कि और भी चीजें ऐड कर दी गई, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, और इसके अलावा एक चीज और, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। याद आया? तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन यहाँ पहला स्टेप हो जाता है, दूसरा नॉमेनक्लेचर हो जाता है, तीसरा क्लासिफिकेशन हो जाता है, और चौथा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो जाता है। चलो अभी तो बता चुके थे, क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस था कि मल्टी स्टेप? और प्रत्येक स्टेप अब क्या रिप्रेजेंट करता था? एक रैंक को, अर्थात कैटेगरी को। किसको रिप्रेजेंट करता था? कैटेगरी।
साइंटिफिक टर्म क्या था इन्हीं के लिए? टैक्सॉन। क्या था? टैक्सॉन का बहुवचन क्या होगा, प्लूरल क्या होगा? टैक्सा। और एक वचन क्या होगा? तो अगर पूछा जाए कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एट एनी रैंक, तो तुम बोला करोगे टैक्सॉन। कितनी बार पूछा गया, हालांकि अब नहीं पूछा जाएगा। ये मेरे जमाने में कुछ ज्यादा पूछे जाते थे, हम इसी सन में सेलेक्ट हुए थे 97 में, तब इसको ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। अब इधर डेफिनेशन ये नहीं आएगी। चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि हमने तुमसे कहा था ये सारे आज जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है उनमें कौन कौन से स्टेप है, सबको पता है कि पहला स्टेप कौन सा हो गया? किंगडम। फाइलम जो प्लांट एनिमल में है, प्लांट का है डिवीजन। और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। लेकिन हम तुम्हें बता चुके थे कि लोएस्ट रैंक की कैटेगरी कौन सी थी? स्पीसीज। और हाईएस्ट रैंक की कौन थी? अच्छा पक्का? तो ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता था पुराने जमाने में, वो हमने तुमसे कहा था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर किया जाता था, फंडामेंटल सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के आधार पर किया जाता था। जिनकी फंडामेंटल सिमिलरिटी कैरेक्टर सिमिलर होते थे उनको एक ही जात का मान लिया जाता था। हमने इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि यहां जो कुछ लिखा है ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार पर लिखा है, जबकि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहती है कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के आधार दो जीवों के बीच सबसे बड़ा बैरियर होता है कौन? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो एक ही जात के मेंबर नहीं हो सकते। याद आया? चलो कहानी पता हो गई कि स्पीसीज के बारे में। और ये साइंटिफिक नेम जो है वो अभी हम बाद बताएंगे। या चलते चलते बताओ, आलू का साइंटिफिक नेम कौन बताएगा? सोलेनम। मैंगो का क्या था? और पोटैटो का क्या था? पैंथेरा लियो किसको कहते हैं? पैंथेरा टिग्रिस किसको कहते हैं? पैंथेरा पार्डस किसको कहते हैं? पैंथेरा में पैंथेरा क्या है? लियो क्या है? तो एक बार पूछा गया कि टिग्रिस क्या है, 2011 में क्या है? एक प्रकार का स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट है। याद आया? चलो आगे बढ़ते हैं। जीनस परिभाषा तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, अभी हमने पूरी हायरार्की तैयार की थी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म ए जीनस। कोई याद आया किसी को? तो सबको पता हो गया जीनस। चलो अच्छा देखें, पैंथेरा में पैंथेरा क्या है? जीनस। अब चाहे पैंथेरा लियो हो, चाहे पैंथेरा पार्डस हो, चाहे पैंथेरा टिग्रिस हो ना, टिग्रिस में अलग बात है कि पैंथेरा शब्द जीनस और टिग्रिस हो है, स्पीसीज को गया। देखें कौन बताएगा? कुत्ते की जीनस बताओ। अच्छा है? अच्छा हमने कुत्ते पूछ दिया, तूने फेलिस बोल दिया है? कैनिस क्या होती है? और बिल्ली का क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिली सबको पता हो गया कि तमाम जीनस मिल जाए तो क्या बन जाए? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस फॉर्म ए फैमिली। पक्का? प्लांट में ध्यान करो, जब हमने तुम्हें फैमिलीज के लिए पूरा एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो हमने तुम्हें तमाम तरीके बताए थे। पुराना मेथड बताया था, न्यू सिस्टमैटिक्स का भी कॉन्सेप्ट बताया था। ओल्ड सिस्टमैटिक्स में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया, थोड़ा सा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, और फाइलोजेनेटिक बताया था। उस समय हमने तुमसे ये कहा था कि पुराने जमाने में प्लांट को किस फैमिली में रखा जाए, दोनों कैरेक्टर को ध्यान देते थे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। हालांकि बाद में यह माना गया था कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में बदलते नहीं जल्दी, वो मोर कंजर्वेटिव होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में वेरिएशंस के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन फिलहाल कुल मिला के कि एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज डिसाइड करने में किसका कैरेक्टर का ध्यान दिया जाता है, तो जब भी हम लोग फैमिलीज पढ़ते हैं उनका तुम्हें ध्यान हो, रूट भी पढ़ते हैं, स्टेम पढ़ते हैं, लीफ पढ़ते हैं, लीफ का बिनेशन भी पढ़ते हैं, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं। अलग बात है कि बाद में हम सारे फ्लोरल कैरेक्टर भी दिखते हैं, भाई इनका कैलिक्स कैसा है, करोला कैसा है, एंड्रोसियम में क्या पोजीशन है, गाइनोसियम में क्या है, ओवरी बाइकार्पलरी है, सुपीरियर है, सिंगेमी है कि नहीं है, सारे कैरेक्टर को ध्यान देते हैं। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। तो फैमिली, प्लांट फैमिली डिसाइड करने में दोनों कैरेक्टर का ध्यान देते थे। अच्छा जरा एक बार ऐसे बता देना, सोलेनेसी में कोई 3 जीनस बताओ कौन कौन से बिलोंग करते हैं सोलेनेसी में, बताओ। अच्छा सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। याद आया? अच्छा जो फेलिस था इसकी फैमिली कौन थी? फेलिडी। कौन सी बताई थी? अभी अभी कहा था कैनिडी किसकी फैमिली है? किसकी? तो ये तो तुम ही अपना पढ़ना जाके ना,
अब तुम्हें पता गया ग्रुप ऑफ, सिमिलर टाइप ऑफ, ये मिल जाए तो बन जाए क्या, ऑर्डर। तो एग्रीगेट्स ऑफ। लेकिन एक बात है, अगर तुम याद रख सको तो ये याद रखना कि ऑर्डर से लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं। अब क्या होने लगा, यहां से किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लक्षणों को ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि अब ग्रुप के लक्षणों को ध्यान दिया जाता है। कुछ करेक्टर नहीं, पूरा एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स को ध्यान दिया जाता है। यानी कि जब स्पीसीज को डिफाइन करते हैं, फंगस, जीनस को डिफाइन करते हैं, फैमिली को डिफाइन करते हैं, तो इंडिविजुअल के करेक्टर में ध्यान दिया जाता है, सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी को ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब हम उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, पीसीओ पहुंच जाते हैं, अर्थात फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम पे पहुंचते हैं, तो फिर किसी इंडिविजुअल करेक्टर को ध्यान नहीं दिया जाता है, इंडिविजुअल के करेक्टर को नहीं ध्यान दिया जाता, पूरे ग्रुप के करेक्टर को ध्यान दिया जाता है। याद आया? चलो कहानी यहां से खत्म हो गई। ये जीनस से बाद में बताएंगे। क्लास पता चल गया, रिलेटेड किसको कहते हैं, ऊपर की तरफ चले जाओ तो क्लास तमाम कैसे बन जाएंगे, पीसीओ। हमने कहा था पीसीओ इसी से याद रहता है, फंगस। ये मिला दो तो जीनस बन जाए, जीनस मिला दो फैमिली, फैमिली मिला दो ऑर्डर, ऑर्डर मिला दो क्लास, क्लास मिला दो तो फाइलम, और सबसे अंतिम सब मिला दो तो क्या बन जाएगा, किंगडम। तो इस तरह से तुम्हें यहां तक की कहानी, इसमें कुछ बताने है नहीं इसलिए मन नहीं लगता। और ये 2-3 बार पूछा गया, सिर्फ ऑर्डर पूछा गया। पीसीओ में फंगस से ये सही सीक्वेंस में याद रहेगा कि सबसे पहले किसका नाम होना चाहिए और सबसे बाद में किसका नाम होना चाहिए। पूछने वाले का मन असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। बाकी इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है जो हम तुम्हें बताएं। चाहो तो केवल एक ही लाइन ये पढ़ लेना कि तुम जानते हो जैसे जैसे हम हायर से लोअर टैक्सॉन की तरफ जाते हैं, गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज या स्पीसीज टू किंगडम, ये पूछने वाले का मन है। मान लो हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे कि घटेंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं ऊपर की तरफ जाने पर हमारे बीच सिमिलरिटी घटती है, कॉमन कैरेक्टर घटते हैं। याद आया? तो ये बात पूछी गई थी 2001 में। चलो आगे बढ़ते। अच्छा, ये सबको हमें लगता है टेबल ऑलरेडी याद होगी, और अभी तक हाउस फ्लाई पे जरूर एक ही बार पूछा गया था इस टेबल से कि हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। हमने तुम्हें कहा था तुम्हें एक नहीं याद, हमें कई पाई जाती थी। मस्का डोमेस्टिका पाई जाती थी, मस्का नेब्यूलो पढ़ाई जाती थी, सोचना, और भी पढ़ाई जाती थी। अब हमने कहा था मस्का डोमेस्टिका पढ़ा, तो ये 2 चीजें तो ऐसे ही पता चल गई कि इसका जीनस क्या होगा, मस्का, पक्का। चलो इसकी फैमिली कौन बताएगा, मर्सिडी। ऑर्डर कौन पढ़ाएगा, तो हमें पढ़ाया जाता था काकरोच का ऑर्डर होता था आर्थोप्टेरा और हाउसफ्लाई मॉस्किटो को होता था डिप्टेरा। क्लास कौन सा है, इंसेक्टा, और पता है सबको आर्थ्रोपोडा, इनका कौन क्या है, फाइलम। तो यहां तक की कहानी हो गई खत्म। जरा एक बार ये चीज और देख लो राशिद, क्या हो गया। अरे हमको अपना व्हाइट बोर्ड इसीलिए अच्छा लगता है कि हमें नाटक ही समझ आता है। इस पे हम कभी कंफर्टेबल नहीं रहते पढ़ाने में, इसलिए आज लाइव नहीं की। एक बार चाहो तो इस पे और देख लेते हैं। फिर से बताना कि हमने कहा था कि टैक्सोनोमिक स्टडीज से क्या फायदा मिलता है, बताओ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप तो पता चलता ही है, साथ साथ हम ये भी समझ जाते हैं कि किस एनिमल का किस फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं। याद आया? और साथ साथ किससे बायोडीजल प्राप्त हो सकता है, किससे दूध प्राप्त हो सकता है, किससे ऊन प्राप्त हो सकती है, अर्थात एज ए बायोलॉजिकल रिसोर्स किसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइवर्सिटी का तो ज्ञान होता ही अगर हम सिस्टमेटिक्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम अदर फील्ड में भी उनका फायदा उठा सकते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पूरा ज्ञान हो जाता है। याद आया? तो इस तरह से पहला चैप्टर हो गया खत्म। बोर हो गए क्या, सुस्त हो गया ना? सुस्त नहीं हुआ, पहला दिन है। अभी होगा क्या, जैसे जब पढ़ जाएगा ना, जो पुराना रिवाइज कराया करेंगे तब स्पीड आ जाएगी। पहला लेक्चर में थोड़ा होता है, हमें भी घबराहट रहती है। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला चलते चलते बस आखिरी बार बताना, 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर थे। आगे तुम बोलो।
एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कौन थे? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको मिला है? बायोलॉजी उस साइंस को कहते हैं जिसमें स्टडी की जाती है क्या? लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। पक्का? अच्छा 1.7 से स्टिल अननोन। बात समझ पाए? अभी भी न जाने कितनी अननोन। इतनी सारी जातियों को पढ़ना आसान है कि ग्रुप में बांटा जाए? ग्रुप में बांटने को क्या कहते हैं? क्लासी। लेकिन बायोस को क्लासिफाई ग्रुप में बांटने को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक टर्म बताओ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए? टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? कितने बेसिक स्टेप हैं? 4। पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा नोमेनक्लेचर। अच्छा लैटिन भाषा का शब्द बताओ क्या था? सिस्टेमा। किसने इस्तेमाल किया था? किस लिए इस्तेमाल किया था? अपनी किताब का नाम रखा था। इनकी पब्लिकेशन का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुल मिला के घटिया भाषा में बोले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ही था कि बाद में इसका स्कोप इनलार्ज किया गया, इसको बढ़ाया गया ना। सिर्फ क्लासिफिकेशन ही ध्यान दिया गया कि आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर भी इंक्लूड किया? नहीं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के अलावा क्या एक चौथा भी चीज इंक्लूड की गई ना? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या कह सकते हो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। पक्का? आइडेंटिफिकेशन किसकी मदद से करते हैं? की मदद से। लीड 1 लीड 2 याद आई? दोनों मिला के कपलेट याद आया? आइडेंटिफिकेशन किसकी मदद से करते हैं? की। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप या मल्टी स्टेप? सिंगल स्टेप या हायरार्की ऑफ स्टेप? और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम है कि फाइलम है कि सब हैं? सब अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई हैं। अच्छा प्रत्येक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एक रैंक को दर्शाती है। हाईएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट याद आया? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट याद आया? आजकल जो स्पीशीज की परिभाषा है किसने दी थी? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट। अच्छा सिमिलर टाइप का स्पीशीज मिल जाए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? फंगस। फंगस जीनस। तमाम जीनस मिल जाए तो फैमिली। फैमिलीज मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए तो, और लास्ट फाइलम एनिमल के लिए इस्तेमाल होगा ग्रुप है कि प्लांट का? प्लांट के लिए उसकी जगह पर डिवीजन क्या बोला जाता है? अच्छा ग्रुप जितना छोटा वाला शेयर होगा कैरेक्टर में सिमिलरिटी उतनी ज्यादा होगी। पक्का? चलो बात ये हो रही थी अगले चैप्टर की जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। याद आया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो अगर हम कितना भी स्लो पढ़ाएंगे जो हमने शेड्यूल दिया उसको फॉलो कर ले तब भी होली से पहले आराम से खत्म हो जाएगा। ये टारगेट रहेगा उसको खत्म करने का। एक बार फिर राउंड मार दे हम लोग, इन कर देंगे बहुत जल्दी। चलो अच्छा बताओ, देखें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बस सुनते चलो थोड़ा थोड़ा, फिर हम बार बार कहलवाएं। सिंस डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, याद आया? जब से मानव सभ्यता का भोर हुआ, तुम्हें पता हो तभी से हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया था। कोई समझ पाया? लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्लासिफिकेशन अपनी जरूरत के लिए करना शुरू किया था। किस आधार पर? जानवरों के यूज के आधार पर। किस आधार पर? कि इन्होंने देखा कि इनमें से कौन फूड देने वाला है, कौन शेल्टर देने वाला है, कौन क्लॉथ देने वाला है। तो ये बताओ कि क्लासिफिकेशन आज का है जब से मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आए तब से? सिंस डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव सभ्यता का भोर हुआ, तभी से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू हो गया था। मगर जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो साइंस पर आधारित नहीं था, साइंटिफिक बेसिस पर आधारित नहीं था। वो हमारे पूर्वजों ने अपनी जरूरत के आधार पर किया। हो सकता उन्होंने गाय को, भैंस को, बकरी को फूड देने वाला मान लिया हो, सुअर को, बकरा को फूड देने वाला मान लिया हो कि किसी से फ्लैश तो किसी से दूध मिल जाता है। हो सकता है उन्होंने भेड़ को ऊन देने वाला, फ्लैश देने वाला मान लिया हो, घोड़ा गधा को बोझा ढोने वाला, ऊंट को बोझा ढोने वाला मान लिया। तो जो हमारे पूर्वजों ने क्लासिफिकेशन किया था वो किस आधार पर किया था? अपनी नीड के आधार पर। यार ये रैकेट भी लेकर आना, ठीक है? मक्खी जो है ना इंसान को बना देगी क्या?
समझ पा ना? तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था? पूर्वजों ने। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था? किसने किया था? हम लोग के पूर्वज ने। आज का था कि बाबा आदम के जमाने का, जब से मानव सभ्यता का हो हुआ, उन्होंने किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया था? यूज के आधार पर, कि फूड देने वाले, शेल्टर देने वाले, देने वाले। अच्छा बताएं तुम्हें, पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया था अरिस्टोटल ने। किसने किया था? अरिस्टोटल। हिंदी में अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने प्लांट को, हमने तुमसे कहा भी था कि इन्होंने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जमीन पे सीधे भी नहीं खड़े हो पाते, रेंगते रहते हैं, इनको रख दिया हर्ब। क्या मान लिया? कुछ प्लांट ऐसे देखे होंगे कि जिनमें स्टेम तो वुडी है, लेकिन जमीन से बाहर निकलते प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो जाती है, श्रब। और कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे जिनमें एक मुख्य तना बनता है, मुख्य तना, और फिर जाके इस पे पत्तियां लगती हैं। तो जिनमें ट्रंक बनता था, मेन स्टेम बनता था, उनको कहा इन्होंने ट्री। क्या कहा? क्या कहा? ट्री। हमारा बच्चा क्लास 1 में वो भी जानता प्लांट में और ट्री में अंतर क्या होता है। पत्नी एक बार कंफ्यूज हो गई, सांस कहां से ले और सांस कहां से। उसके सिलेबस में था प्लांट और ट्री में अंतर लिखो, तो बोली तुम ही पढ़ाते हो, तुम बताओ। फिर हमने उसको समझाया, वो कह रहा समझ गए। प्लांट में ट्री में क्या अंतर है? क्या डीएनए की बात कहां से आ गई? कोई बताए? अच्छा, जिनके स्टेम डेलिकेट थे, स्टेम इतने मुलायम थे, दिखने में हरे रंग के तना थे, और इतने मुलायम थे धनिया की तरह, कद्दू के पेड़ की तरह, कि हवा में सीधे खड़े नहीं हो पाते थे पौधे, उन पौधों को क्या कहा? हर्ब। क्या कहा? नींबू का पौधा, मेहंदी का पौधा देखा हो, इनके टहनी तो बड़ी मजबूत है, लेकिन तुम उससे फर्नीचर नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें टिम्बर नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से वुडी स्टेम विद प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, तो उनको क्या कह दिया? श्रब। और तुमने शीशम का, नीम का, बरगद का पेड़ देखा हो जिसमें एक मुख्य तना होता, उनको क्या नाम दिया था? इस तरह से हर्ब, श्रब, ट्री में बांटा था इन्होंने प्लांट को। याद आया? लेकिन हम तुम्हें बताएं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्लांट का ही क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने एनिमल्स का भी किया था। कैसे किया था? तुम भी जानते हो कि जितने रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और एनिलिड्स, ये दो को छोड़ दिया जाए, इन्हीं में हीमोग्लोबिन होता है, अर्थात इनका खून लाल होता है, बाकी किसी में ब्लड कलरलेस है। तो इन्होंने एनिमल्स को भी दो भागों में बांटा था, रेड ब्लड वाले अलग कर दिए थे, और विदाउट रेड ब्लड वाले अलग कर दिए थे। हमारी भाषा में बोले तो इनको रखा था इनाइमा में, और इनको रखा था ए माने अब्सेंट, एनाइमा में ना। ऐसे दो ग्रुप में इन्होंने एनिमल्स को भी बांटा था। और हमने तुमसे कहा था कि चूंकि पुराने जमाने की बात है, जीसस क्राइस्ट से भी पुरानी बात है, उस समय साइंस नहीं थी। साइंस में सबसे ज्यादा तरक्की तो सन 1900 के बाद ही हुई। तो उस समय साइंटिस्ट हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे, ओशो की तरह, आसाराम बापू की तरह फिलासफर हुआ करते थे। किसी कुटिया में तपस्या करते होंगे, इन्होंने हो सकता है मुर्गी के शरीर से अंडा देते देख लिया, गाय भैंस के शरीर से बच्चा पैदा होते देख लिया, तुरंत इन्होंने कहा, समझ गए, ओ भी पैरा बीबी पैरा बोल दिया था। हो सकता है उन्होंने फोड़ के देखा हो, खून लाल रंग का, चलो इधर भर्ती हो इनाइमा में। काकरोच फोड़ देखा होगा, कलरलेस, चलो इधर भर्ती हो किसमें? इनाइमा में। तो इस तरह से इनाइमा, एनाइमा, इनाइमा को ओबी पैरा, बीबी पैरा, इस तरह से हल्का फुल्का पता, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूंकि ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था कि कौन अंडे दे रहा, कौन बच्चे दे रहा, कौन ओबी पैरस है, कौन बीबी पैरस, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ऐसा लगता है बायोलॉजी का सबसे पहले अध्ययन किया जाता है। इनको फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कैरोलस लिनियस ही थे, मगर फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं कहता। इनको फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अंडे के अंदर चिक बनते देखा था। तो इस तरह से ओवरऑल बायोलॉजी की शुरुआत की, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते। बायोलॉजी में भी इन्होंने जिस पर भी अध्ययन किया था, ज्यादा फोकस था एनिमल्स पे, तो चाहो तो इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कह सकते हो। फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, दोनों के फादर भी हैं अपने आप में, ये इसके भी फादर है। किसके? जूलॉजी के। इन्हीं के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, जानने की जरूरत नहीं। गुरुजी 500 जानवर पकड़ लाए, चेला 480 पौधे पकड़ लाया, दिन अध्ययन करता रहा, और चेला कहलाया फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, और ये कहलाया फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरिस्टोटल। लेकिन तुम्हें बताएं, समय गुजरता गया, सन आ गई इतनी 17
58। नाम आया इनका किनका? लेनियस का। किसका? कैरोलस लेनियस। इन्होंने सभी लिविंग बीइंग को तरीके से दो ग्रुप में बांटना शुरू कर दिया। दो ग्रुप में बांटना शुरू कर दिया। कौन कौन से दो ग्रुप थे? फटाफट जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताइए। इन्होंने देखा कि ऐसे जीव, हमने जंतु नहीं कहा, जंतु माने एनिमल होता, जीव एक ब्रॉड टर्म, जिनके चारों तरफ, जिनकी सेल के चारों तरफ सेल वॉल हुआ करती थी, उनको इन्होंने रख दिया, उनको इन्होंने रख दिया, उनको इन्होंने रख दिया, उनको इन्होंने रख दिया किसमें? एक ग्रुप में जिसका नाम था प्लांटी। अरे भैया मरा पड़े टेक्नोलॉजी का, पता नहीं हम ही में अर्थ नहीं बचा क्या? क्या दिक्कत हो रही? उसको रख दिया किसमें? प्लांटी। और जितने जीव विदाउट सेल वॉल वाले थे, विदाउट सेल वॉल वाले थे, हमने कहा इन्होंने उसको अलग खानदान रख दिया और जिसका नाम था एनिमैलिया। इस तरह से यहां से पहली बार शुरू हुई टू किंगडम सिस्टम की। किसकी शुरुआत हुई? कौन कौन से दो किंगडम थे? कौन कौन से थे? फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? हल्का फुल्का ही सही क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया किसने? लेकिन सचमुच का बेहतरीन तरीके से किसने शुरू किया? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दादा परदादा, अवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने शुरू कर दिया ना। बोलो, हम तुम्हें बताएं, हमने कहा था कि जब हम बॉटनी पढ़ते थे, वहीं से तैयारी करते थे, हमें इसी में पढ़ाए जाते थे आर्की बैक्टीरिया, इसी में पढ़ाए जाते थे आजकल के बैक्टीरिया अर्थात यू बैक्टीरिया, हमें पढ़ाए जाते थे साइनो बैक्टीरिया जिनको पुराने जमाने में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, और इसी में पढ़ाए जाते थे हमें क्राइसोफाइट्स अर्थात गोल्डन एल्गी। इसी डायरेक्ट लिख दें, गोल्डन एल्गी भी पढ़ाए जाते थे, इसी में हमको रेड एल्गी भी पढ़ाए जाते थे, इसको इसी में हमें ब्राउन एल्गी पढ़ाए जाते थे, इसी में हमको ग्रीन एल्गी पढ़ाए जाते थे। याद आया? साथ ही साथ हमने तुम्हें बताया था कि ये सब तो छोड़ो, हमें पूरी बॉटनी में यहीं पर पढ़ाए जाते थे एल्गी के बाद फंजाई, चाहे वो असली वाले हो आजकल जो ट्रू फंजाई होते हैं, और चाहे वो स्लाइम मोल्ड लिबलिबे फंजाई पढ़ाए जाते थे। साथ ही साथ हमको यहीं पर पढ़ाए जाते थे ब्रायोफाइट्स, फिर पढ़ाए जाते थे टेरिडोफाइट्स, फिर पढ़ाए जाते थे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और हमें जब जूलॉजी में पढ़ाया जाता था तो पहला फाइलम पढ़ाया जाता था प्रोटोजोआ, जिसमें आता था अमीबा और पैरामीशियम। बाद में पढ़ाया जाता था पोरीफेरा से लेकर 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 आखिरी फाइलम पढ़ाया जाता था कॉर्डेटा। तो इस तरह से हमने कहा था इन्होंने मात्र एक कैरेक्टर के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया था, और वो कैरेक्टर था प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। किसके आधार पर क्लासिफाई किया? सेल वॉल एकदम पे। विद सेल वालों को क्या मान लिया? एनिमल, प्लांट। विदाउट सेल वॉल वालों को एनिमल। कितने कैरेक्टर आधार पर क्लासिफिकेशन? मात्र एक, मात्र एक। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करना बहुत आसान। हमने कहा था क्लास में कि जैसे मान लो हम कह दें कि सेक्स के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दें कि जितने फीमेल हैं वो इधर बैठे, जितने मेल हैं इधर बैठे। इस तरह से क्लासिफिकेशन करना बड़ा आसान है, अलग अलग हो जाएंगे, बैठ जाएंगे बच्चे। लेकिन इसमें दिक्कत ही आती है कि हो सकता सगे भाई बहन एक दूसरे से जुदा हो जाए। जब सिंगल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन समझना आसान होता है, क्लासिफाई करना आसान होता है, लेकिन लफड़ा यह आता है कि क्लोज रिलेटेड स्पीशीज अलग अलग खानदान में जा सकती है। पहली बात तो एक इसमें यह कमी है। दूसरी बात कमी थी इस क्लासिफिकेशन में कि हमने तुमसे बोला इस क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी ये थी, सबसे बड़ी, कि कहां ये होता है यूनिसेलर, ये सारे होते हैं मल्टी सेलर। ये होता है यूनिसेलर यूकैरियोट, यूनिसेलर यूकैरियोट, और ये होते हैं मल्टी सेलर यूकैरियोट। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस खानदान में अमीबा हो उसी खानदान में हम अपने अमीबा को तो अपना भाई नहीं मान सकते। तो हमने तुमसे कहा था इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था टू किंगडम सिस्टम की, इन्होंने मात्र एक कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया। इन्होंने ये तक ध्यान नहीं दिया कि कौन यूनिसेलुलर है कौन मल्टीसेलुलर। इन्होंने ये तक, देखो ये बैक्टीरिया में पाए जाते थे, पहले ये एल्गी में पाया जाता था, तभी इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाते थे। लेकिन तुम भी जानते हो कि ये सब हैं प्रोकैरियोट। कैसे हैं? और ये हैं यूकैरियोट। इन्होंने इतना तक ध्यान नहीं दिया
या प्रोकैरियोट का खानदान यूकैरियोट के साथ रख दिया। फिर जैसे ग्रीन एल्गी पढ़ते थे तो क्लोरेला हो, क्लेमाइडोमोनास हो, ये दोनों यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होते थे। अब बाकी यूलोथ्रिक्स हो, स्पाइरोगाइरा हो, ये सब मल्टीसेलुलर हुआ करते थे। ये तक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये सब यूकैरियोट तो हैं, मगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के साथ एक ही खानदान रख दिया। फिर इसी तरह इनके ऊपर सेल वॉल है तक नहीं। और सोचो, फंजाई तुम जानते हो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जबकि प्लांट की सबसे बड़ी बात होती है ये धूप में अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? न तो इन्होंने ध्यान दिया कि कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, न तो ये ध्यान दिया कौन विद सेल वाल है, कौन विदाउट सेल वाल, यहां पर भी नहीं ध्यान दिया। साथ साथ कौन यूकैरियोट है, कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, कौन मल्टीसेलुलर, कुछ नहीं ध्यान दिया। मात्र एक कैरेक्टर को ध्यान दिया था कि विद सेल वाल है तो प्लांट कह दिया, विदाउट सेल वाल है तो एनिमल कह दिया। तुम्हें क्या इस क्लासिफिकेशन में कोई कमी नहीं लग रही? और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, इतना सब करने के बाद भी इसमें लाइकेन हो, वायरस हो, उनको भी अर्थात बहुत सारे लिविंग बींग्स को कोई स्थान भी नहीं मिल पाया था। तो इस तरह से हमने कहा था ये जो टू किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये अपर्याप्त, इनएडिक्वेट लगता रहा। इसलिए माना जाता है कि क्लासिफिकेशन समय समय पर चेंज होता रहा और भविष्य में भी होता रहेगा। जैसे हमने तुमसे कहा था ये दो ही किंगडम थे, एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से थे। एक था एनिमैलिया और एक था प्लांटी। इस तरह से तुम मान चलो कि शुरुआत हो गई थी टू किंगडम सिस्टम की। टू किंगडम सिस्टम जो दिया था किसने? कैरोलस लिनियस ने। समय बदलता चला गया, एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया कि जितने इस प्लांटी में यूनिसेलुलर थे, कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, उनको नए खानदान में रख दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? हालांकि उसका नाम प्रोटिस्टा नहीं था, प्रोटोटिस्टा था। हम लिख के दिखा दे, चक्कर ना पड़ना। उसका असलियत नाम था प्रोटोटिस्टा, ये नाम था उसका पहले। तो उन्होंने क्या किया, जितने यूनिसेलुलर थे, अर्थात ध्यान से देखो टू किंगडम को, चाहे आर्की बैक्टीरिया रहे हो, चाहे यू बैक्टीरिया रहे, चाहे साइनो बैक्टीरिया, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास क्यों ना रहे, ये नहीं ध्यान दिया कि कौन प्रोकैरियोट भी, जितने यूकैरियोट थे। इसी तरह एनिमल में सोचो, पहला फाइलम जो प्रोटोजुआ था वो यूनिसेलुलर था, तो यहां से प्रोटोजुआ ले आए, यहां से आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया और क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास जैसे और गोल्डन एल्गी को ले आए। यानी कि इस तरह से, और जो मल्टीसेलुलर थे उनको आज भी प्लांट बना दिया, जो मल्टीसेलुलर विदाउट सेल वाले थे एनिमल में ही रहने दिया। तो इस तरह से हमने तुमसे कहा टोटल कितने किंगडम हो गए? अब 3। इस तरह से माना जाता है कि क्लासिफिकेशन समय समय पर चेंज होता रहा और भविष्य में भी होता रहेगा। इस तरह से 3 किंगडम सिस्टम चालू हो गया। बाद में ध्यान दिया गया कि यार इसी में आर्की बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया भी आ गए जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, अमीबा भी आ गया जो कि यूकैरियोटिक होता है। तो इसको भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। जितने प्रोकैरियोट थे उनके लिए नया किंगडम बना दिया गया, कौन सा? मोनेरा। और जितने यूकैरियोट थे लेकिन शरीर यूनिसेलुलर ही था, उनको रख दिया गया किसमें? प्रोटिस्टा में। और प्लांट को प्लांट में रहने दिया, प्लांटी में ही रहने दिया, और एनिमल को एनिमल में भी अर्थात एनिमैलिया में रह दिया। टोटल कितने किंगडम हो गए? अब 4 किंगडम सिस्टम चालू हो गया। 1 2 3 4। फिर वक्त गुजरता गया, 1969 की बात आई। नाम इनका किनका? आरएच विटेकर का। किसका? आरएच। किस सन की बात है? 1969। इन्होंने क्या किया, एनिमल के साथ चलो कोई छेड़छाड़ नहीं की, उनको तो किंगडम एनिमलिया में रखा दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में ही रहने दिया, यूनिसेलुलर मगर प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा। प्रोकैरियोट इनमें क्या किया, विद सेल वॉल वाले तो थे, लेकिन जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी थी उनके लिए नया ग्रुप बना दिया, कौन सा? फंजाई। और जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की ही थी उनको मान लिया प्लांट। क्या मान लिया? कितने किंगडम शुरू हो गए? 5। इस तरह से मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम यही है, 5 किंगडम सिस्टम, आरएच विटेकर 1969। इसकी बात ये अच्छाई थी कि इस किंगडम की सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि इन्होंने तमाम क्राइटेरिया ध्यान दिए थे, तमाम चीजें ध्यान दी थी आरएच विटेकर ने। इन्होंने ये भी ध्यान दिया था कि सेल टाइप कैसा है, अभी दिखाएंगे, चलो अगले पे ही लिख दें। इन्होंने केवल एक कैरेक्टर ध्यान नहीं दिया था कि विद सेल वाले या विदाउट सेल वाले, इन्होंने सेल टाइप को भी ध्यान दिया था कि इसकी सेल कैसी है, अर्थात प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। साथ साथ इन्होंने इसको भी ध्यान दिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसको? शरीर का संगठन कैसा, शरीर का संगठन कैसा। शरीर जो होता है
यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर है तो उसमें लूज मास ऑफ सेल है कि टिश्यू भी बन गए, है ना, लूज मास ऑफ है कि टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनिज्म। याद रहे एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन प्लांट में सिर्फ ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तक होता है। ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमल्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद आया? तो इस तरह से ये भी ध्यान दिया था। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे इन्होंने इस पर भी ध्यान दिया था, किस पे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि जितने भी क्राइटेरिया इस्तेमाल किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही था। और इन्होंने ध्यान दिया कि कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ भी है अगर तो कौन उसमें जो है एब्जॉर्प्शन करता है, और कौन जो होता है समझ गए ना? तो इस तरह से हाँ, तो किसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, किसमें एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक होती है, ये भी ध्यान दिया। अब कौन कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, सबको ध्यान दिया था। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे इन्होंने इसको भी ध्यान दिया था, किसको? इकोलॉजिकल रोल, किसको ध्यान दिया था? और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान दिया था। ध्यान करो, हमने तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखाया था पिछली बार, और वो डायग्राम अगर तुमने देख लिया तो सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे हमने कहा था कि मान लो ये किंगडम है, हमने एक लाइन खींच दी है, नीचे जो है वो प्रोकैरियोट होंगे, इसके ऊपर सब यूकैरियोट होंगे। तो यहाँ का एक ही किंगडम था जिसका नाम था मोंडा। तो मोंडा में कौन आता है इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं, ऑल प्रोकैरियोट। मोंडा में वही आते हैं जो प्रोकैरियोट होते हैं, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, भाड़ में जाए, जो प्रोकैरियोट है सदा मोंडा में आएगा। दूसरा किंगडम हमने कहा था बनाया, उसको ये बना दिया था हमने, और उसकी बाउंड्री हमने ऐसे बना दी थी ना, दूसरी किंगडम। हालांकि यहां से लाइन खींचे दे रहे हैं, इस लाइन से नीचे जो है वो यूनिसेलुलर है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो आ गया, यही प्रोटिस्टा की पहचान हो गई। प्रोटिस्टा में कौन आएगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट आएंगे। और हमने तुमसे कहा था इसके बाद हमने 3 फाइलम बना दिए, 1, 2 और 3। और हो सकता है यहां लिख दिया है प्लांट, यहां लिख दिया है एनिमल, यहां लिख दिया है फंजाई। तो एक तो हमने कहा इस लाइन से ऊपर जो भी है वो सब है मल्टी सेलुलर, कैसे हैं? लेकिन ये लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी कर दी। इसका मतलब ये शब्द जो है वो इन पे भी लागू होता है और इन पे भी लागू होता है। तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं ये तीनों। याद आया? एक तो इस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशन तो दिख ही रहा, और इनकी सेल टाइप भी समझ गए। इनमें प्रोकैरियोटिक हैं, अर्थात वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, बाकी सब में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। इवोल्यूशनरी रिलेशन भी पता चल गया, सबसे पहले है, उसके बाद हम साथ साथ यहाँ ये भी पता चल गया इकोलॉजिकल रोल, कि इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर होते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं, ये ज्यादातर क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। ये भी पता चल गया ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये इंजेक्शन करते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी करते हैं, और फफूंदी सड़ी गली चीजों को से अपने आप बॉडी सरफेस से भोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफी दर्शाते हैं, और ये सॉलिड या लिक्विड फूड को बॉडी के अंदर उठा के पहुंचाते हैं, अर्थात इंजेक्शन करते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी। और पौधे तो धूप में अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये हेटेरोट्रॉफी। तो इस तरह से हमने कहा था इस डायग्राम में, इस डायग्राम को बनाने के पीछे एक और मेरा लॉजिक होता है कि जब हम ये प्रोटिस्टा किंगडम को बनाते हैं तो ऐसे चोंच निकाल देते हैं। इस चोंच से पता चलता है प्रोटिस्टन से कुछ मेंबर हैं जो क्लोज रिलेशन दर्शाते हैं प्लांट से, अर्थात इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट से मिलते जुलते होंगे। कुछ प्रोटिस्टेंट्स जो होते होंगे वो अपने लक्षण एनिमल से मिलते जुलते दर्शाते होंगे, और कुछ जो होते हैं फंगस जैसे कैरेक्टर दर्शाएंगे। इसलिए हम तुम्हें आगे चल के ये भी बताएंगे कि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसकी क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो दूसरे किंगडम के साथ एक लिंक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? देखें कौन बताएगा। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? किसने दिया था? किस सन में? 1960। एक करेक्टर को मैनी करेक्टर को है? नंबर 1 सेल टाइप कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट। नंबर 2 बॉडी ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में बॉडी लूज मास ऑफ सेल है कि टिश्यू है, कि टिश्यू ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। मगर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तक जा सकता है सिर्फ एनिमल्स में। प्लांट में बॉडी लूज मास ऑफ सेल हो सकती है, टिश्यू बन सकते हैं, ऑर्गन बन सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम केवल एनिमल में होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तक प्लांट में भी हो सकता है। कोई समझ पाया?
कोई समझ पाया? इन्होंने न्यूट्रिशन ध्यान दिया कि नहीं दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मजे की बात बताएं, और जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसी में दर्शाएं तो एक गजब की बात ये है, चलो लाइन से दर्शाएं। एक लाइन खींची हमने, मान लो यहां से अलग कर दी, एक बल्कि यहां से अलग कर दी ऐसे, और इसमें लिख दिया कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब ये लाइन सिर्फ और सिर्फ मोनरा को टच कर रही है, इसका मतलब कीमो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाना सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का लक्षण होता है, मोनरेंस का लक्षण होता है। लेकिन हम तुमसे ये कहें कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऐसे टक 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 प्लांट ऑटोट्रॉफ होते ना, जो में अपना भोजन खुद बनाते ना, तो अगर ये लाइन ऐसे गुजारी हमने, इसका मतलब ये होता है कुछ न कुछ बैक्टीरिया, क्योंकि ये वाली लाइन इस किंगडम को भी टच कर रही, इसको भी कर रही, इसको भी कर रही, इसका मतलब है कि ऑटोट्रॉफिज्म, खासतौर से फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाना प्लांट का लक्षण तो है ही, कुछ न कुछ प्रोटिस्टेंस भी दर्शाया करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफिज्म जिसमें तुम्हें ध्यान करो, इग्लिना धूप में अपना भोजन खुद बनाया करेगा, और डायनोफ्लैजिलेट्स धूप में अपना खुद भोजन बनाएंगे, क्राइसोफाइट्स अर्थात गोल्डन एल्गी धूप में अपना भोजन खुद बनाएंगे। और ये वाली बैक्टीरिया में तो तुम्हें क्या ब्लू ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया याद आया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया याद आया, साइनो बैक्टीरिया याद आए। फोटो ऑटोट्रॉफिज्म कौन दर्शाता है? प्लांट की प्रोटिस्टेंस की बैक्टीरिया भी कौन दर्शाता है? तीनों। बोलो 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 बोलो। अच्छा, अगर हम किसी लाइन को ऐसे गुजार दे, ऐसे गुजार दें, ये एनिमल है, अच्छा ऐसे अगर गुजार दें ऐसे, और ये बता दें ये इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी दर्शाते, तो कौन कौन दर्शाएगा? ये दर्शाएंगे। कौन दर्शाएगा? और अगर हम तुमसे ये बता दें कि कोई है जो ऐसे दर्शाता है, यहां से लाइन दर्शाता है, तो फिर ये समझ जाओगे कि कौन दर्शा रहा है? तीनों। अर्थात जो सैप्रोट्रॉफिज्म है, सड़ी गली चीजों से भोजन लेते हैं, अर्थात एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी दर्शाना, तो सड़ी गली चीजों से बैक्टीरिया भी भोजन ले सकते हैं, इसलिए बैक्टीरिया प्यूट्रीफाई करते हैं, मरे जानवरों को, मरे पौधों को गला डालते हैं। प्रोटिस्टेंस में भी हम स्लाइम मोल्ड पढ़ाएंगे, वो सड़ी गली चीजों से भोजन ले सकते हैं, और फंजाई तो सबसे ज्यादा बदनाम है इसी बात के लिए कि सड़ी गली चीजों को के ऊपर उगते हैं, उनकी बॉडी को मिट्टी मिला देते हैं, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं, और इस तरह से मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। किसी को याद आया? क्या याद आया? आर्यच 19 नंबर 1 सेल टाइप, नंबर 1, नंबर 2 ऑर्डियल, नंबर 3, नंबर 4 इकोलॉजिकल रोल, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर डिकम्पोजर ना। नंबर अगला एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बोलो, हम लोग के दादाजी का नाम, पिताजी का नाम, हम तीनों कौन हैं? भाई बहन, सेम जनरेशन के लोग। बोलो, ये है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। पक्का? तो जरा सोच के बताओ, देखें कौन बताएगा कि जब 5 किंगडम सिस्टम बना, जब 5 किंगडम सिस्टम बना, जब 5 किंगडम सिस्टम बना, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये पूरा डायग्राम देख के हमें कोई ये बताए कि वो कौन सा किंगडम है जो शुरू से लेकर आज तक एग्जिस्ट कर रहा है। प्लांटी और एनिमलिया, कौन से किंगडम है जो शुरू से लेकर पहली बात। दूसरी बात बताओ कि 5 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम में यहां पढ़ते थे बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, यही हम ग्रीन एल्गी में क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को भी पढ़ते थे। लेकिन जब 5 किंगडम सिस्टम आ गया तो हमें बताओ क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास अर्थात जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उनको हम किस में पढ़ेंगे? इग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट को 5 किंगडम सिस्टम के अनुसार पढ़ना चाहिए प्रोटिस्टा में। ये अलग बात है कि हम अपनी सहूलियत के लिए पढ़ कहीं और लेते हैं, पढ़ना चाहिए प्रोटिस्टा में। लेकिन आज भी हम तुम्हें बताएंगे कि ईस्ट को हम लोग फंजाई में पढ़ते हैं, नियम ये कहता है ईस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए कहां? प्रोटिस्टा में। बोलो, 2 किंगडम सिस्टम में फाइलम प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा, इग्लिना, पैरामीशियम पढ़ते थे, इसमें आता था एनिमलियम। आज 5 किंगडम सिस्टम के अनुसार कहां आ गया? प्रोटिस्टा में। इस तरह से माना जाता है क्लासिफिकेशन बदलता रहा और भविष्य में भी समय समय पर बदलता रहेगा। थोड़ा बदल के दिखाएं क्या? जैसे समय और गुजरा, एक साइंटिस्ट आए, कार्ल बूज नाम था, उन्होंने एक और किंगडम बना दिया। अब शुरुआत हो गई किसकी? 6 किंगडम सिस्टम की। क्या किया उन्होंने? मोनरा को 2 भागों में बांट दिया। जितने प्राचीन बैक्टीरिया थे
उनको अलग कर दिया, और जो आजकल के बैक्टीरिया थे उनको अलग कर दिया, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहने दिया। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम हो गए, पक्का। लेकिन गौर से देखो, ये तो प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। चाहो तो इन दोनों को, इनको मिला के और इसको मिला के, इसको मिला के अलग अलग कर सकते हो। इसको एक नया डोमेन बना दो, आर्किया, इसको नया डोमेन बना दो, क्या, और बैक्टीरिया, और इसको कह दो यूकैरिया। क्या कह दो? स्वयं 3 डोमेन सिस्टम, स्वयं किसका दूसरा नाम है? 6 किंगडम सिस्टम का। किसका नाम है? क्या नाम है? 3 डोमेन सिस्टम। कौन कौन से 3 डोमेन है? आर्किया, 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 बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया और किसका नाम है? 3 डोमेन है ना। दूसरा नाम किसका है? किसने दिया था? कार्ल बूज ने दिया था ना। 6 किंगडम सिस्टम। पहला किंगडम साइंटिस्ट नाम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, साइंटिस्ट नाम तुम्हारे सिलेबस नहीं है। अब वो हम बोलेंगे मुझे, हमारे तो हम आगे पढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ, पहला किंगडम, 6 किंगडम में पहला किंगडम है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सब वही, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे। आखिरी बात बोल रहे हैं, देखें कौन बताएगा। सबसे छठवां वाला चर्चित है, 5वां वाला? पूरी एनसीईआरटी हम लोग छठवें वाले हिसाब से पढ़ेंगे, 5वीं पढ़ेंगे, 5 किंगडम सिस्टम से ही पढ़ेंगे, पक्का। देखें कौन बताएगा। ऑल प्रोकैरियोट्स, बताओ किसमें आएंगे? ऑल प्रोकैरियोट किंगडम का नाम बताओ। हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विद काइटिनस सेल वॉल, काइटिन की सेल वॉल, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विद सेलुलोजिक सेल वॉल, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विदाउट सेल वॉल, एनिमलिया, पक्का। 2 किंगडम सिस्टम में अमीबा को पढ़ते थे कहां? एनिमलिया में। 5 किंगडम में पढ़ने लगे प्रोटिस्टा में। 2 किंगडम में बैक्टीरिया और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, जितने यूनिसेलुलर पढ़ते थे प्लांटी में, 5 में पढ़ने लगे हैं। अच्छा, 2 किंगडम सिस्टम में ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से बैक्टीरिया से लेकर एंजियोस्पर्म तक एक ही खानदान मान लिया गया था? हैं? उस यूनिफाइंग कैरेक्टर का नाम क्या था? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। कोई समझ पा रहा? कोई समझ पा रहा? चलो एक बार हम लोग एक पल के लिए एनसीईआरटी वो दूसरी वाली खोलो, इसी में देखे जरा, इसी में ना आगे। अच्छा, तो तुम्हें ये बता रहे थे कि हमारे जो पूर्वज थे, तुम्हें पेन कैसे आएगा? पेन कैसे आएगा? कल 31 पे खोल लो, पेन कहां से आएगा? चलेगा किसे? अच्छा, क्यों भाई? चलो बताओ तो फटाफट। हमने कहा था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन कब शुरू हो गया था? सिंस डॉन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। किसने किया था? हमारे पूर्वजों ने। उनका मुख्य क्राइटेरिया क्या था? यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या उन्होंने फूड देने वाले, सड़ देने वाले, कपड़े देने वाले अलग कर दिए थे? अच्छा, अर्लीस्ट क्लास साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था? फादर ऑफ बायोलॉजी ने। इन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, जिनमें और पौधों को कितने भागों में बांटा था? 3। एनिमल्स को कितने भागों में बांटा था? 2। कौन कौन से? विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। और प्लांट को बांटता था हर्ब, श्रब और ट्री में। हम उल्टा लिखते हैं, यहां ऐसे लिखा, ठीक। चलो अच्छा, कितने सन की बात है? 1758, 1758। और अभी तक चलता रहा इनका क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम में कौन कौन 2 किंगडम थे? सबको पता है कौन कौन से? प्लांटी और एनिमलिया। लेकिन हमने तुमसे कहा था कि इसमें सिस्टम की सबसे बड़ी डिमेरिट यही थी कि ये कई चीजों पर ध्यान नहीं दिया। इसने ये तक नहीं ध्यान दिया कौन यूकैरियोट है, कौन प्रोकैरियोट है। ये तक ध्यान नहीं दिया कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर। ये तक ध्यान नहीं दिया कौन फोटो ऑटोट्रॉफ अर्थात फोटोसिंथेटिक है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इस तरह के क्लासिफिकेशन करना तो बहुत आसान होता है, बोलो ना। समझना भी बहुत आसान होता है, लेकिन दिक्कत ये की आती है क्या? क्लोज रिलेटेड स्पीसीज एक दूसरे से
जुदा हो जाती है। बोलो। तो इसलिए ऐसा लगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें कोई कमी है, अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है। इसलिए बताते हैं वैज्ञानिकों को जरूरत महसूस हुई कि केवल एक कैरेक्टर दम पे ना क्लासिफिकेशन किया जाए, तमाम बायोलॉजी की ब्रांचेस से भी कैरेक्टर कलेक्ट किए जाए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को भी ध्यान दिया जाए, न्यूट्रिशनल कैरेक्टर को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, निवास स्थान को, तमाम कैरेक्टर को ध्यान दिया जाए ना। इसलिए माना जाता है कि क्लासिफिकेशन अंडरगोन सेवरल चेंजेज ओवर द टाइम, समय समय पर क्लासिफिकेशन चेंज होता रहा और शायद भविष्य में भी माना जाता ऐसा होता रहेगा। कोई समझ पाया हम क्या करें? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 किंगडम सिस्टम की बात करें तो उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर को ध्यान दिया था। हम तुम्हें बता चुके थे पहला कैरेक्टर था सेल टाइप, कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, बता चुके थे। दूसरा था क्या, ये सेलवाल वाला नहीं, ये पहले अच्छा नहीं, क्योंकि देखो सेलवाल चलो पहले लिख दिया कोई बात नहीं, सेलवाल तो तुम भी जानते हो कि बैक्टीरिया अर्थात मोनरा की सेलवाल सेलुलोज बनी होती है कि नाग और नाम की बनी होती है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड, या कुछ लोग कहेंगे म्यूरामिक एसिड की बनी होती थी ना। तो इनकी जो सेलवाल थी वो नाग और नाम की बनी थी। क्योंकि वो नाग और नाम के जो पॉलीसैकेराइड है आपस में छोटे छोटे पेप्टाइड लिंक के द्वारा जुड़े होते थे, इसलिए कह सकते हो इनकी सेलवाल में कुछ अमीनो शुगर और कुछ अमीनो एसिड से बनी होती है। प्रोटिस्टेंस में हम तुम्हें दिखाएंगे कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं उनके ऊपर सेलवाल होती है, स्लाइम मोल्ड के ऊपर सेलवाल नहीं होती है, एनिमल्स के ऊपर अर्थात जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उन पे भी सेलवाल नहीं होती है। तो यहां दोनों प्रकार के लफड़े मिलेंगे, कुछ में प्रेजेंट भी हो सकती है सेलवाल और कुछ में नहीं भी। ये एक ऐसा किंगडम है इसमें तमाम लफदर हैं, इसकी कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि किन कैरेक्टर वालों को प्रोटिस्टा में रखा जाए। इनकी तो तुम्हें पता चुके सेलवाल की होती है सेलुलोज की, इनकी काइटिन की, उनमें सेलवाल अब्सेंट हुआ करती थी, तो विदाउट सेलवाल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि हम लोगों को अगर ये पता चल जाए कि सेल प्रोकैरियोटिक है, तुम अपने आप समझ जाते थे कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यूकैरियोटिक चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कोई समझ गया ना? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मेरी आदत है इसको ऊपर नीचे कर पढ़ लेगी ना तो हमारे हाथ से गलत लिख सकता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहा था कि ये दोनों यूनिसेलुलर है, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो। यहां फंजाई में जो स्लाइम मोल्ड होते हैं उनकी उनकी ऐसे तो यूनिसेलुलर होते हैं, मगर उनके जीवन में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक स्टेज वाली अवस्था आ जाती है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहा करते थे ना। तो और फिर और आगे बढ़ो तो इनकी बॉडी ऐसा लगता है लूज मास ऑफ सेल हो सकती है, मल्टीसेलुलर तो है ही। यहां टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम की बात सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है। यहां तीनों हो सकता है, हम ये नहीं करेंगे ना सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्पंजिज ऐसा ही था, सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। और सिलेंटेटा टिनोफोरा में टिश्यू बनना शुरू हो गए थे। प्लेटीहेल्मिन्थीज उसके बाद ऑर्गन बने थे, मगर एस्केल्मिन्थीज से ऑर्गन सिस्टम अंत तक बोलते थे, कार्डेटा तक बोलते थे। याद आया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक तो सवाल यही आया था 2002 में, पुराना सवाल है, अब आने की उम्मीद कम है, लेकिन पुराना सवाल था। 2002 में पूछा गया था कि आर एच विटेकर ने जितने भी क्राइटेरिया इस्तेमाल किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमने तुमसे कहा था कि कीमो ऑटोट्रॉफिज्म या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिज्म केवल और केवल दर्शाते हैं कौन? मोनरल्स। इसके अलावा किसी में वो लाइन टच नहीं करती थी ना। लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाना और हेटेरोट्रॉफिज्म भी दर्शाना, ये ध्यान करो, मोनरा से लेकर प्रोटिस्टा से लेकर हम प्लांट तक सब में ले गए थे ना। तो प्लांट तीनों दर्शा सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफिज्म में भी सैप्रोट्रॉफिक हो या पैरासिटिक हो, ये न्यूट्रिशन किसमें हो सकता है? तो तुम समझ गए किसमें हो सकता है? किसमें? फंजाई में। और फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, प्लांट के लिए कहा जाता है हीमोग्लोबिन कंटेनिंग होते हैं, इसलिए मोस्ट प्लांट फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाते। कुछ अपवाद हैं, जैसे तुम्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट याद आए हो, कस्क्यूटा अर्थात अमरबेल याद आई हो, याद आया?
तो कुछ छोटे अपवाद हैं जो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, अन्यथा प्लांट सदा फोटो ऑटोट्रॉप्स होते थे। यही वजह थी कि फंजाई को पहले प्लांटिव रखा गया था, बाद में लात मार के भगा गया, अलग खानदान में कर दिया गया था ना। और क्यों, हम लोग क्या जादू हैं क्या कि धूप में खड़े हो गए बैटरी चार्ज, कोई मिल गया पिक्चर की तरह? नहीं, हम लोगों में कहीं सोलर प्लेट नहीं लगी। हम लोग भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, भोजन की दृष्टि से गड़बड़ है, हिट्रो है, इसलिए हम लोगों में कैसा न्यूट्रिशन है, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा होता है? चलते चलते आर.एच. विटेकर का नाम किसको याद आया? 1969 याद आई। 5 किंगडम सिस्टम के दाता है ना, पांचों किंगडम के नाम सबको याद आ गया, मोंडा टोटका फंजाई। अच्छा, मेन क्राइटेरिया कुछ याद आए? हमने कहा था कि सेल टाइप याद आई, नंबर 2 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन याद आया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद आया। ये एक पॉइंट अपवाद है, लेकिन फिलहाल अभी तुम पढ़ लेना। ठीक, हमारे जमाने की किताबें कहती थी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, मगर एनसीईआरटी में लिखा है तो मानना पड़ेगा। और इसके बाद हमने तुम्हें ये भी बताया था ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अभी एक कदम 3 डोमेन सिस्टम, इसका दूसरा नाम था, अभी हम तुम्हें बता चुके थे, किसका नाम था? 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ही दूसरा नाम था 3 डोमेन सिस्टम। और वो 3 डोमेन कौन से हैं हमने तुम्हें लिख के भी दिखाए, भले यहां लिखे हो या ना लिखे हो ना। इस तरह से यहां कुछ ड्रॉबैक लिखे हैं कुछ 2 किंगडम सिस्टम के, वो तुम्हें ऑलरेडी हम बता चुके कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, उसकी यही दिक्कत थी कि उन्होंने बैक्टीरिया से लेकर और ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात साइनोबैक्टीरिया को एक ही खानदान रख दिया। फंजाई जो हिट्रोट्रॉप थे उनको मोसिस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अर्थात ऑटोट्रॉप्स के साथ रख दिए, क्योंकि उन्होंने मात्र एक यूनिफाइंग कैरेक्टर को ध्यान दिया था, प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जितने सेल वॉल थी उनको प्लांट मान लिया, एक ही कैटेगरी की मान लिया। याद आया? वरना इसमें बहुत सारी खामियां थी इस किंगडम। अच्छा सोचो, अब हम तुमसे पूछें, आज के जमाने में जो ये क्लेमाइडोमोनास होता है और ये जो स्पाइरोगायरा है, क्या एक ही खानदान में होंगे कि अलग अलग खानदान में हो जाएंगे? यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर, अब ये अलग अलग खानदान में हो जाएंगे। अच्छा, 5 किंगडम सिस्टम के अनुसार बताओ, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को हम लोग अब क्या इनके साथ पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। 5 किंगडम सिस्टम के अनुसार पैरामीशियम, इगुलिना, अमीबा, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट, स्लाइम मोल्ड, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, सबका एक ही खानदान होना चाहिए, और उस खानदान का नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। इसके बाद जो कुछ दिया है, पढ़ के वक्त खराब करें, हम पहले ही पढ़ के आए अंग्रेजी में, सब अंडरलाइन कर रखे पेंसिल से कि कहां पर बोलना है क्या नहीं बोलना। तो अब हम लोग बैक्टीरिया तो कल ही पढ़ेंगे ना, आज इतना ही पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन कब आया जाना नहीं, अभी तुरंत भेज रहे, घर भेज रहे। हाँ, जो सिस्टेमेटिक स्टडी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अध्ययन से कोई 4 फायदे बताओ जाओ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात चैप्टर का नाम जो है सिस्टेमेटिक्स, ये सिस्टेमेटिक्स अर्थात साइंटिफिक, समझ गए नहीं समझ पाए? सिस्टेमेटिक के अध्ययन से क्या फायदा है? एक फायदा क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन आपस में पता चल जाता है कि हमारा मछली से क्या रिलेशन है, मेढक से क्या रिलेशन है, कछुआ, छिपकली, डायनासोर से क्या रिलेशन है। और वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिलेशन पता चल जाता है कि हमारा अपने बगल वाले से और बगल वाले से क्या रिलेशन है, बनमानुस और बंदर से। फिर से बोलो, टैक्सोनोमिक स्टडी से वर्टिकल रिलेशन पता लगे, हॉरिजॉन्टल, दोनों ओवरऑल ना। अच्छा, अब एक और बात जानो, अगर तुम्हें हनी बी का ज्ञान हो जाए तो क्या तुम्हें नहीं पता तुम उसका पालन शुरू कर दोगे, ये सहज मिल जाएगा। अगर तुमको पल्स फैमिली के पौधों का ज्ञान हो जाए कि अरहर से दाल मिलती है, एग्रीकल्चर में नहीं शुरू कर दोगे? अगर तुम्हें जेट्रोपा प्लांट के बारे में पता चल जाए, बायोडीजल के लिए पैदा करना शुरू नहीं कर दोगे? तो इस तरह से हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के रूप में फिर लिविंग एनिमल्स प्लांट को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। याद आया? तो कल हम लोग पढ़ेंगे पूरा किंगडम मोनरा और प्रोटिस्टा, 2 किंगडम पढ़ेंगे जैसा कि हमारे शेड्यूल में, ठीक है ना। और एग्जैक्ट 6 बजे सबको पेपर मिल जाएंगे, 6:20 पे हम पेपर तुम लोग कंप्लीट करके, मतलब आंसर लिख के कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। तो 6:20 को हम क्लास में आ जाएंगे, कोशिश करना 6:15 पे निपटा लेगा। यहां तक पढ़ के आना, कल हम तुम्हें 2 किंगडम पढ़ाएंगे, मोनरा और प्रोटिस्टा, पक्का? चलो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना,
वैसे रिवीजन और भयानक होता जाएगा। अब जब कल आएंगे तो पहले जितना पढ़ाया ये भी